Yes, people, how are you all? So guys, how are you all? How are you all? सभी लोग फटाफट मैसेज करके बताएंगे कैसे सभी लोग. यस, बहुत बढ़िया दोस्तों. द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं. अब जो रिवीजन होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. मतलब हम क्या करने वाले बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर करने वाले. साइमल्टेनियसली कहाँ कहाँ से केस स्टडीज बनी और कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या केस स्टडी बनी है, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले. जल्दी बताओ यस और नो गाइस, यस और नो. सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ, हम लोग शुरू करते हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपका. सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि हम लोगों ने हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. क्यों? बिकॉज जनरली देखा गया है कि हमारे सीए फाउंडेशन में हम लोगों को लॉ का आता बहुत कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द हमारा जो पेपर होता है हम लोग लिख नहीं पाते हैं बहुत कुछ. मतलब आता सब कुछ है लेकिन बोलते सर समय कम गिरा. तो ये वाला दिक्कत आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट करूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले, जब भी आप लोग अपना सीए फाउंडेशन का पेपर शुरू करते हो तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट आपका, एक है बिजनेस लॉ और दूसरा है बच्चों बीसीआर, राइट. तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर बिजनेस लॉ फर्स्ट. क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉ में आपको कुछ प्रोविजन से याद रखनी पड़ती है, सेक्शन से याद रखने पड़ते हैं, केस लॉ के नाम याद रखने पड़ते हैं. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा. लेकिन बीसीआर की अगर मैं बात करूं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड अच्छा चाहिए. ठीक है. तो अगर बीसीआर आपने पहले शुरू किया आपको लगता होगा इजी होगा, इन बिटवीन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप मैनेज नहीं कर पाए, तो देन इन दैट केस बच्चों फिर बिजनेस लॉ पे शिफ्ट करना और बाकी चीजें ऐसा फील होना कि यार हम लोग भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर बिजनेस लॉ. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि आपका फर्स्ट टारगेट बिजनेस लॉ होना चाहिए और आपका सेकंड टारगेट बच्चों आपका बीसीआर होना चाहिए. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम समय कैसे मैनेज करें. अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइम से लेके, तो कितना समय हमारे हाथ में अवेलेबल है? लगभग 180 मिनट्स, राइट. तो आप लोग गलत हो. यू डोंट हैव 180 मिनट, यू हैव 195 मिनट. आई से यू विल हैव 195 मिनट. सर क्यों? बिकॉज जब भी हम लोगों का पेपर शुरू होता है उसके पहले बच्चों हम लोगों को 15 मिनट हाथ में पहले पेपर मिल जाता है. तो ये जो 15 मिनट होता है ना, इसको भी आप लोगों ने बड़े अच्छे से यूज करना है. क्यों? देखो, बिजनेस लॉ जो है वो आपका 60 मार्क है बच्चों, राइट. जहां पर आप लोगों को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे जहां से आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट. और हर एक क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करेगा? लगभग 12 मार्क इच. यस और नो? यस. अब जब भी पेपर शुरू करते हो तो एक तो हमारा 100% एश्योरेंस होता है कि जहां पर हम लोगों को पूरे मार्क आने के चांसेस है बच्चों, वो है डिफरेंशिएशन. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन, यहां पर आपको 4 डिफरेंस तो पक्का पक्का आएगा जो 4 मार्क इच रहेगा. तो मैं बोलूंगा जितने भी सीए फाउंडेशन में कितने डिफरेंशिएशन है, लगभग इन टोटल अगर हम लोग बात करें तो ये नॉट मोर देन 30-40, राइट. तो जिसके लिए मैंने हमेशा आप लोगों बच्चों को बोला था कि डिफरेंशिएशन जब भी करते हो, मानो इधर कंपनी है और इधर एलएलपी है, सिर्फ हेडिंग लिख के रखो. समरी नोट्स रेडी रहना चाहिए आपका हेडिंग का, सिर्फ पर पेज. अब मानो यहाँ पे है बात हमारा ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओके. तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है डिफरेंट, यहाँ पे लिखना है सेम, सो दैट आप लास्ट मोमेंट पे इसको रिकॉल कर सको, इसको याद कर सको. आर यू गाइस क्लियर विद दिस? जल्दी बताओ यस और नो गाइस. यस. तो आपका सबसे मेन फोकस क्या होना चाहिए? सर डिफरेंशिएशन सबसे पहले सॉल्व कर दें, राइट. कुछ और बातें, जब भी आप कोई केस स्टडी पढ़ो, जब भी आप कोई बच्चों केस स्टडी को पढ़ोगे, उस समय में आपने केस स्टडी को जब भी पढ़ना है तो कभी भी केस स्टडी को ऊपर से पढ़ना शुरू मत करना. अदरवाइज आपके दिमाग में मानो क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन शुरुआत पार्टनरशिप से हुई है कि 3 पार्टनर थे. पूछना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, लेकिन पार्टनर हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? अरे पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है. बराबर गुड्स का कोई क्वेश्चन होगा जो किससे डील करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, लेकिन हम या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है. तो कभी भी लास्ट लाइन पढ़ना, कभी भी लास्ट लाइन पढ़ना
जब भी आप लास्ट लाइन पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा कहाँ गया है। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पूछा गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया, या पार्टनरशिप एक्ट से पूछा गया, या कंपनीज। देखो ये 4 जगह से ही आपको केस स्टडी आने वाली। इसके अलावा डोंट एक्सपेक्ट कि एलएलपी में से आप लोगों को केस स्टडी आने वाली। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि मानो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी अगर क्वेश्चन आया होगा तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ से है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। और जैसे ही आप उसको पढ़ोगे आपको बच्चों ये याद आ जाएगा, यस ये प्रोविजन तो मेरा बहुत क्लियर है, अनपेड सेलर से रिलेटेड है। ये प्रोविजन तो मेरा बहुत क्लियर है जो किससे, ऑक्शन सेल से लेके बात कर रहा है। ये क्वेश्चन मुझे पता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, या कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंड्योर मैनेजमेंट या उसकी एक्सेप्शन है। तो वहां से आप लोग एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड बात करता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आप ऊपर से पढ़ना शुरू करते हो, एक तो हमारे दिमाग में 10 थॉट होते हैं और क्वेश्चन को और घुमाते हैं, बराबर। एक तो रंगस्वामी और रामास्वामी, अपने को समझ में नहीं आता है रंगस्वामी क्या, रामास्वामी क्या, रंगस्वामी ने किया, रामास्वामी ने किया, मतलब हम वहीं पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन को ऊपर मत करो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ो, यू एग्जैक्टली रीच द पॉइंट। अब आपको ये पूछ क्या रहा है और उसके बाद में जब आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड, राइट, एकदम आराम से। देखो क्वेश्चन के आंसर लिखने में गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन के लिखने में गड़बड़ करना है, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है जी। तो आप 60 मार्क को कैसे बाइफरकेट करोगे, ठीक है, ध्यान देना एकदम आराम से। 60 मार्क को कैसे बाइफरकेट करोगे, आई विल सजेस्ट यू कि पेपर को हम इस तरीके से बाइफरकेट करेंगे। 45 मार्क का पेपर ऐसा रहेगा बच्चों जो आपको अच्छे से आता रहेगा, और 15 मार्क का क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो शायद आपको आते नहीं है या कम अच्छे से आते, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू जो 45 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े टाइम से सॉल्व करना है इसको, बड़े टाइम से। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 2 मिनट फॉर ईच मार्क, इस सिंगल मार्क, मतलब टोटल 90 मिनट में आपका 45 मिनट का पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब सर 3:30 में बच्चों, 3:30 में आपका 45 मार्क का पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक बात आता है, अब देखो क्या होता है ना, जब भी हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, जो आंसर हमें बहुत अच्छे से आते हैं हम उसका आंसर बहुत अच्छे से लिखते हैं। तुम कितना भी अच्छा आंसर लिख लो तुमको मार्क ज्यादा नहीं मिलने वाले, मार्क तुमको उतने ही मिलने वाले जितने उस क्वेश्चन को दिए हुए हैं, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, तुम उसको 10 मार्क के जैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, इनिशियली हमारा ऐसा ही होता है, हम ज्यादा करके दिखाते हैं तो उसके मार्क आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले। तो जितना रिलीवेंट है उतना लिखो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 15 मिनट में हम लोग करते हैं ना कि मार्जिन ड्रॉ करना है, ये करना है, बिल्कुल मत करो। पेपर को सीधा थोड़ा सा फोल्ड कर दो, मार्जिन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम पास नहीं करना है, बराबर। सेकंड चीज आई विल से, ये जो 15 मार्क के क्वेश्चन है इसको आप सीधा सीधा टाइम अलॉट करो, कैसे, 1.5 मार्क, 1.5 मिनट फॉर ईच मार्क, ठीक है। क्योंकि आपका इंप्रेशन ऑलरेडी अच्छा गिर चुका है, आपने 45 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से लिखा है। आर यू गाइस क्लियर, जल्दी बताओ यस और नो। यस। अब जैसे ही आपका ये हो जाता है, टाइम लगा के पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि हम पेपर को स्टार्ट तो कर देते बच्चों, पेपर को स्टार्ट कर देते हैं। अब वो क्वेश्चन कितने मार्क का था, मानो 8 मार्क का, तो मैंने समय कितना देना था, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा में ज्यादा 16 मिनट। सर 16 मिनट में हुआ ही नहीं हमारा सॉल्व करके, बच्चों नहीं हुआ है ना, छोड़ दो, छोड़ दो, मूव ऑन करो आगे, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने पेपर को बीच में से छोड़ा है, किसी क्वेश्चन को छोड़ा है, आप आगे वाले क्वेश्चन के आंसर ज्यादा फास्ट लिखोगे, क्योंकि आपके बैक ऑन द माइंड ये चलते रहेगा कि मेरे को फिर से जाके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन उसको अटेम्प्ट कब करोगे, जब सारा 60 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा पेपर, तब जाके उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन मैं आपको एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि आपने समय को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। सीरियल नंबर से लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चों पार्ट ए और पार्ट बी रैंडमली मत लिख लेना। मतलब आपने एक सॉल्व किया क्वेश्चन जो बात कर रहा है बच्चों लॉ के बारे में, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जो बात कर रहा है बीसीआर के बारे में। तो जैसे हमको इधर डिफरेंशिएशन आते हैं ना, उधर हमें पैसेज सॉल्विंग बहुत अच्छे से आती, बिल्कुल ऐसे मत करना। एट अ स्टेज लॉ करना, फिर एट अ स्टेज बीसीआर करना, दोनों को जंबल अप मत करना। आर यू गाइस क्लियर, जल्दी बताओ यस और नो। यस, सभी लोग इस लिंक को बच्चों अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। सो वी कैन गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर रिवीजन हमारा, ठीक है जी, जल्दी बताओ। तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखना है। आर यू गाइस क्लियर, जल्दी बताओ यस और नो गाइस। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, यस और नो। यस। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो आपको एग्जाम में याद रखनी है।
एंड आई थिंक यू लेफ्ट विथ 70 और 80 मिनट्स, मतलब टोटल आपका कितना रह जाएगा इसके लिए, बीसीआर के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि बीसीआर में क्या होता है ना बच्चों, सी कहीं कहीं पे पैसेज सॉल्विंग होती है, आप लोगों को पता है, आप लोग जब 15 मिनट मिलते हैं ना, एक बार आपने ये एनालिसिस कर लिया कि भाई ये 6 क्वेश्चन में से मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, विच हार्डली गोइंग टू टेक 6-7 मिनट, ओके, लॉ का, देन शिफ्ट टू योर बीसीआर का क्वेश्चन एनालिसिस। पैरा जो होते हैं ना उसको फटाफट पढ़ लो, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं पैरा के, वो तो हमें इमीडिएटली याद आ जाते हैं। फिर वो जो बेसिक रहेगा मेल ड्राफ्टिंग, ईमेल, उसके फॉर्मेट हम लोगों को लर्न है, हम लोगों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा कंटेंट फिल करना पड़ेगा, यस और नो। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे, कोई प्रोसीजर वगैरह होगा, कम्युनिकेशन वगैरह, तो वो आपको याद आ जाना चाहिए एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो, यस और नो गाइस, यस, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को सर सजेस्टेड में लाइव मैराथन करूं या फिर रिकॉर्डेड 2x पे देखकर क्वेश्चन करूं, मैं क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करने वाला हूं और मैं थोड़ा सा फास्ट ही रहने वाला हूं, हम लोग बिल्कुल टाइम पास नहीं करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर ही मैं कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मेरे साथ में भी कर सकते हो, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेने वाला हूँ, सीधी सी बात है, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके बाद मैं आपको समय दे रहा हूँ कि आप उसको आज ही के आज पढ़ लो सब चीजें, ठीक है। कल जब हम मिलेंगे ना, तब तक जो मैंने पढ़ा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, आगे का हम लोग पढ़ेंगे। आर यू गाइस क्लियर? एकदम आराम से बोलो यस और नो, यस सर। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए उन लोगों ने ये सारी बातों को याद रखना है बच्चों, कि आपने अपना पेपर कैसे सॉल्व करना है। सी हमें को ऐसा नहीं चाहिए यार तुम ऐसे पढ़े हो, उसके बाद में सर पेपर आ पूरा रहा था और सॉल्व पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। और किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है, लाइक बीसीआर भी इग्नोर करोगे ना बच्चों, क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पूरा 100% मार्क, मतलब इसकी शपथ ले लो कि जब तक मुझे 100% मार्क का आ रहा है तो मैं 100% मार्क का लिख के आऊंगा। बच्चों प्रॉमिस करो, अगर आपको 100% मार्क का आ रहा है तो आप 100% लिख कर आओगे, चाहे किसी का आंसर छोटा लिख दो, किसी का बड़ा लिख दो, लेकिन लिखना पूरा है, ठीक है। गलत नहीं लिखना है, गलत नहीं रखना है। कितने मार्क्स का होगा मैंने सब कुछ बता दिया है बच्चों, सब कुछ होने वाला है। अब आप जिसको भी देखना है, जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, आप मेरा रिकॉर्डेड देख लेना, आई विल बी गोइंग टू द डायरेक्टली ऑन बिजनेस लॉ, ओके। मैं सीधा 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 शिफ्ट हो रहा हूँ बच्चों, कहाँ पर? बिजनेस लॉ के मैराथन पे, चलो। और आई विल बी कवरिंग योर एंटायर 60 मार्क्स, डोंट वरी, चलो। सो अपने अपने भगवान जी का नाम ले लेते हैं और श्री गणेश करते हैं आज की मैराथन वाले सेशन का। यस सर, आज कितने मार्क्स का होगा? आज आई विल बी ट्राइंग टू कवर योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट एंड इंडियन एंड द कंपनीज एक्ट, ओके, एकदम आराम से। दिस इज अ टारगेट फॉर अ डे, लेट्स स्टार्ट, चलो। सो गाइज दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम लोगों के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, हम लोग वहां से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आप अगर मैं बात करूं तो आई विल नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द जनरल पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि इसका पहला हिस्सा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सीधा सीधा मैं आ रहा हूँ बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जैसे जैसे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टिक दिख रहे हैं तो समझ लो ये आपके पास एग्जाम के क्वेश्चन है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बराबर। चलो क्या डिफाइन नहीं, मैं कहीं पे नहीं आने वाला हूँ, मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, आप भी लिंक सभी लोगों को शेयर कर दो। चलो, डिफाइन द पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखोगे? अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरी बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। उसके बाद में जब बोलते हो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, पर्सन का मतलब बच्चों मिनिमम 2 मैक्सिमम कितना 50। आर यू गाइस क्लियर? यस। अब जो पर्सन होता है वो कैसा हो सकता है? दैट कैन बी नेचुरल पर्सन, दैट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन जो भी पर्सन होगा वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? जल्दी बताओ यस और नो। और इसकी एक एक्सेप्शन दी है सेक्शन 30 के अंदर जो बोलता है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑल्दो ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। कौन से वाले केस में बच्चों? फॉर द बेनिफिट पर्पज ओनली, यस और नो। अब बच्चों ये से यहां से दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, क्या है? हु आर बिकम पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, कौन पार्टनर बन सकता है? क्या ना, ऐसे ये सारी बातें आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जल्दी बताओ। इंडिविजुअल बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन बन सकता है, मतलब 2 कंपनी मिलके एलएलपी बना सकती है, एचयूएफ भी एलएलपी बना सकती है। उसके बाद में बच्चों 2 एलएलपी मिलके सॉरी पार्टनरशिप बना सकती है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? जल्दी बताओ यस। सेकंड पॉइंट बच्चों, एग्री। एग्री का मतलब हु एग्री, एग्री का मतलब द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीमेंट, ओके। वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है बच्चों? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर वो एक्सप्रेस है तो वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है। अगर वो रिटर्न है तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ओके। अब पार्टनरशिप डीड जो होता है बच्चों, यहाँ पे ये बोलना है कि पार्टनरशिप जो है वो बाय एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है, ना ही बाय स्टेटस। स्टेटस से बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, जैसे आपका बर्थ हो गया आप उस बिजनेस में एंटर हो जाते हो, यस। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है
पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस कमेंट। आर यू गाइस क्लियर? ये कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को सेम आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों प्रॉफिट, कभी भी पार्टनरशिप बच्चों किस पर्पज से बनेगी, एक तो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगी, चैरिटेबल पर्पज से नहीं बनेगी। और बच्चों ये बोला है कि प्रॉफिट हर पार्टनर ने शेयर करना चाहिए, मतलब मानो पार्टनरशिप है ABCD के बीच में, चारों के चारों पार्टनर प्रॉफिट शेयर करने चाहिए, चाहे लॉस अकेला शेयर करे तो चल जाएगा। आर यू गाइस क्लियर? बच्चों बाद में बोला है बिजनेस, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हो, चैरिटेबल नहीं कर रहे हो। बिजनेस का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर दिया हुआ है, मतलब क्या होना है, एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, ओके, बिजनेस आता है बट एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो। और बच्चों कैरी बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, म्यूचुअल एजेंसी, जो क्या बोलता है कि भाई साहब एक पार्टनर अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए सारे पार्टनर लायबल रहेंगे। आर यू गाइस? A partner can bind a firm through his act and he is also bound by the act of another partner। बच्चों आई थिंक वी आर डन विद द 3 क्वेश्चन, ओके। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर बेस पे आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ, ओके। म्यूचुअल एजेंसी ये फालतू वाली बात है कि 3 पार्टनर ABC, तो A अगर एजेंट होगा तो B एंड C को प्रिंसिपल माना जाएगा, B अगर एजेंट मतलब काम कर रहा है तो A एंड C उसके लिए प्रिंसिपल रहेगी, उसके एक्ट के लिए ये लायबल रहेंगे। यस, ये फालतू बात है, यहाँ पे से भी एग्जाम में नहीं आएगा। पार्टनर मतलब इंडिविजुअली उनको पार्टनर बोलते हैं, कलेक्टिवली उनको फर्म बोलते हैं। और बच्चों अगर हम बात करते हैं जिस नाम से बिजनेस चलता है, जैसे भारती पानीपुरी वाले, तो ये जो था ये क्या था, फर्म नेम था। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो। अब क्वेश्चन है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट पर्सन, सेकंड पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इवन टू पार्टनरशिप कैन नॉट ओपन अनदर पार्टनरशिप, राइट, बट देयर इंडिविजुअल मेंबर कैन। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है जो सबसे फेवरेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, दैट इज द टू टेस्ट of partnership is a mutual agency, comment what are the instances of non-partnership interest। दूसरा, whether the group of person is or is not firm, whether a person is or is not partner in the firm, explain the mode of determining क्या बोलते हैं existence of partnership in the Indian Partnership Act 1932। उसके बाद में what is the conclusive evidence of partnership, मतलब इन शॉर्ट 3 क्वेश्चन बच्चों उन्होंने किसके ऊपर पूछे, 3 क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे आपको म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। अब इससे रिलेटेड आप क्या लिखोगे, इससे रिलेटेड बच्चों एग्जाम में ये लिखना है, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है बोलना सेक्शन 6 बोलता है कि डिटरमाइन करना है हमें ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं है, या कोई पर्सन पार्टनर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम बच्चों रियल इंटेंशन देखेंगे। हम क्या देखेंगे, रियल इंटेंशन और रिलीवेंट फैक्ट देखेंगे। देखो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ सारी बातें इंपॉर्टेंट है, रियल इंटेंशन और रियल फैक्ट देखेंगे। उसके बाद में सेकंड, अगर पार्टनरशिप जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या ना ऐसे रियल इंटेंशन हम कहां से देखेंगे, फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, मतलब जो भी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां से हम देखेंगे, राइट। लेकिन मानो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं है, तो ऐसे केस में हम रिलेशन कहां से देखेंगे, तो यहाँ पे हम जो रियल रिलेशन है वो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट से, रिलीवेंट सर्कमस्टांसेस और फैक्ट से देखेंगे। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ। सर जी थोड़ा स्लो हो सकता है, ऑफ कोर्स मैं देखो यार मेरा कुछ नहीं है, मैं तो तुमको एक बात बताता हूँ, मैं वनडे भी खेल सकता हूँ, टेस्ट भी खेल सकता हूँ, आपका एग्जाम है, राइट। चलो अगर आपको लगता है स्लो तो स्लो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, सुनना, अगर हमें डिसाइड करना है कि पार्टनरशिप है या नहीं है तो बोले हमें ये देखना पड़ेगा क्या वहां पर म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है, मतलब क्या एक इंसान अपनी एक्ट से दूसरे इंसान को बाइंड करा सकता है या नहीं करा सकता है, यस और नो। तो म्यूचुअल एजेंसी होना इज अ मस्ट, म्यूचुअल एजेंसी इज अ कंक्लूसिव टेस्ट। आर यू गाइस क्लियर? अब नीचे आपने लिखना है सेकंड चीज, म्यूचुअल एजेंसी के साथ में बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी, बिकॉज अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा तो पार्टनरशिप में कन्वर्ट ही नहीं होगा। सो यहाँ पे लिखना है सेकंड इज व्हाट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो शेयरिंग ऑफ जो प्रॉफिट है ये आपका प्राइमा फेशिया एविडेंस है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, ये फाइनल एविडेंस नहीं है। क्यों सर? बिकॉज देयर आर द सर्कमस्टांसेस वेयर पीपल आर शेयरिंग प्रॉफिट बट दे आर नॉट पार्टनर। एग्जांपल बता दो मैं आपको, एचयूएफ, बच्चों एचयूएफ में अगर हम बात करें तो सारे लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं बट वो पार्टनर है क्या? नहीं। जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर एक आधी प्रॉपर्टी दो लोगों ने होल्ड की है वो किसी को सेल करता है तो वो क्या है बच्चों, वो को ओनर है, सेल कर रहे हैं मतलब या रेंट पे दे रहे हैं, वो को ओनर है लेकिन वो क्या नहीं है, वो पार्टनर नहीं है। लेंडर ऑफ द फर्म, बच्चों अगर आपको किसी ने पैसा दिया और वो आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो आपको क्या बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी प्रॉफिट में भागीदारी दो, मुझे हिस्सा दो, तो वो भी हमारा पार्टनर नहीं है, ऑल्दो ही आई एम टेकिंग प्रॉफिट, राइट। और बच्चों सर्वेंट एंड एजेंट, मानो आपका कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो बहुत ही ज्यादा होशियार है, वो आपको बोलता है मेरे को सैलरी में मत रखो, मुझे अपने हिस्से का 1% प्रॉफिट दो, तो आप उसको दे रहे हो। तो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस जहां पर हम लोग सामने वाले के साथ में क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बट दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर।
तो फिर कंक्लूजन लिखना है, इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप दो चीजें होना जरूरी है, प्राइमरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और सेकेंडरी देयर शुड बी म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी का ही मतलब क्या, कैरी बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आर यू गाइस क्लियर बच्चों? अभी तक अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, हम लोगों ने बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर लिए। आर यू गाइस क्लियर? अब बच्चों आपको देखो डिफरेंशिएशन काफी सारे दिए, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ से आते हैं आपके सिलेबस में? एक आता है आपको पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंशिएशन, तो फटाफट बता देता हूँ बच्चों। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन, बराबर, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैरी बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर इट। वेयर एज कंपनी का डेफिनेशन क्या है बच्चों? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यस और नो? लीगल स्टेटस बच्चों, कोई लीगल स्टेटस नहीं है पार्टनरशिप का, लेकिन लीगल स्टेटस है बच्चों कंपनी का। म्यूचुअल एजेंसी कंपनी में नहीं होती लेकिन पार्टनरशिप में होती है। रजिस्ट्रेशन बच्चों वॉलेंटरी है, ऑप्शनल है पार्टनरशिप में, लेकिन कंपनी में मैंडेटरी है। उसके अंदर लाइबिलिटी बच्चों पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, कंपनी में लिमिटेड है। मेंबर की बात करो बच्चों, मिनिमम पार्टनरशिप में 2 लगते हैं, मैक्सिमम 50 लगते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ कंपनी 2 लगेंगे, 7 लगेंगे कम से कम। पब्लिक कंपनी में मेजॉरिटी मैक्सिमम अनलिमिटेड, प्राइवेट कंपनी होगा तो मिनिमम 2 और बच्चों मैक्सिमम 200, और अगर ओपीसी होगा तो मिनिमम एंड मैक्सिमम 1। आर यू गाइस क्लियर? ड्यूरेशन बच्चों पार्टनरशिप कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, लेकिन कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है। डिसोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बच्चों, पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, कंटिन्यूशन में भी होता है, और बच्चों क्या है एट द एंड डिसोल्यूशन में भी होता है, लेकिन जैसे भी होगा पार्टनरशिप डेट के हिसाब से होगा। लेकिन अगर हम बात करते बच्चों तो कंपल्सन नहीं है कि हमने प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, राइट? लेकिन अगर हम ड्यूरिंग द कंपनी की लाइफ टाइम में प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो उस नाम को हम उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मतलब उसके ओनर्स के राइट्स होते हैं, राइट? लेकिन कंपनी अपने नाम में सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, पार्टनरशिप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कंपनी कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पार्टनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर करते हो तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में बच्चों अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी होता है तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, पार्टनरशिप में क्या ना सारे पार्टनर एंटाइटल होते हैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए। बोलो यस और नो? यस। वहीं पे बच्चों कंपनी में शेयर होल्डर अलग होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मैनेजमेंट किसी थर्ड पर्सन के हाथ में भी होता है। वाइंडिंग अप बच्चों क्या है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय एट एनी टाइम। पार्टनरशिप कभी भी डिसॉल्व कर सकते हो पार्टनर अपनी एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन अगर कंपनी को डिसॉल्व करना है बच्चों, एक तो आरओसी करेगा बाय स्ट्राइकिंग ऑफ, और या फिर एनसीएलटी करेगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल से होगा। और ऑडिट, पार्टनरशिप को ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं, लेकिन कंपनी चाहे कितनी भी छोटी हो उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। आर यू गाइस क्लियर? एकदम आराम से बोलो यस और नो। वेजिंग क्वांटिटी आया था? यस। मैं सभी कराने वाला हूँ यार, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक है ना? आप चाहे तो सिर्फ एक हेल्प कर सकते हो, आप लोगों के साथ में हमारा बात शेयर कर सकते हो, यस और नो गाइस। चलो जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सिंपल थिंग बच्चों, आप लोगों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो दिस इज अ लॉ मैराथन रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं। इफ एनीवन विश टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइस, गो फॉर इट, राइट? यहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री, और बच्चों सिंगल फी पे करोगे आपको मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से, राइट? इसके अपने अपने प्राइसिंग होते हैं, मतलब यू कैन गो फॉर सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक मतलब प्रीमियम वर्जन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ओके? चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम लोग आते हैं सीधा सीधा सेकंड क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में आया, दैट इज पार्टनरशिप और को ओनरशिप का डिफरेंस। बच्चों को ओनरशिप क्या है? एक आधी प्रॉपर्टी दो लोगों ने मिलकर लिया है और उसको लीज पे चढ़ा दे रहे हैं, उसको रेंट पे दे रहे हैं, तो उसमें से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बच्चों वहां पे उनका को ओनरशिप एग्जिस्ट करता है, यस और नो? यस। तो फॉर्मेशन कैसा होता है? अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से आता है, लेकिन को ओनरशिप का एग्रीमेंट जो फॉर्मेशन है, क्रिएशन है, वो एक तो एग्रीमेंट से भी हो सकता है या फिर वो क्रिएशन ऑफ लॉ का भी हो सकता है। एजेंसी बच्चों, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो क्या पार्टनर अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है? बोले हाँ, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। लेकिन बच्चों को ओनरशिप में आप विदाउट कंसेंट ऑफ अनदर पार्टनर अपने शेयर को सेल आउट कर सकते हो, राइट? नेचर ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, यहाँ पर पार्टनरशिप में अपना जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके का है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसमें सारे पार्टनर का इक्वल अधिकार है, लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व, और वहां पे आपको प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। वी आर डन विद द ओनरशिप बच्चों। आई विल नॉट गोइंग टू टेल अबाउट द पार्टनरशिप एंड द क्लब बिकॉज एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उसको पढ़ के जाओ, राइट? उसके बाद में बच्चों एग्जाम में आ चुका है क्या? डिफरेंशिएशन बिटवीन द पार्टनरशिप एंड एचयूएफ, एकदम आराम से। ये सारी सर आज ने कहा था कि आपसे बात करेंगे, इसी वजह से अच्छे इधर नहीं आ रहे शायद। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, एकदम आराम से बात करते हैं हम लोग। अब अगर मैं बात करूँ बच्चों पार्टनरशिप एंड एचयूएफ की,
तो पार्टनरशिप जो होती है बाय एग्रीमेंट बनते हैं, लेकिन एचयूएफ का आपको कैसे मिलता है? बाय स्टेटस। जैसे ही आपका जन्म हो गया, जैसे आपके उसके घर में शादी होगी, जैसे आपको किसी ने अडॉप्ट कर दिया, आप उसके क्या बन जाते हो बच्चों? मेंबर बन जाते हो। उसके बाद में बच्चों रिलेटिंग लॉ, एचयूएफ के लिए हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं हम लोग। वहीं पे पार्टनरशिप के लिए बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, बच्चों हम लोगों को क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं, लेकिन वहां पे जो हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और जो बाकी मेंबर होते हैं उनको को पार्टनर बोलते हैं। लायबिलिटी की बात करूं बच्चों तो अनलिमिटेड होती है, कहाँ पे बच्चों? आपकी पार्टनरशिप के केस में। लेकिन इन केस ऑफ एचयूएफ कर्ता की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और आपकी को पार्टनर की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। उसके बाद में बच्चों मेंबर की बात, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप? तो बोलते हैं 50। लेकिन बच्चों इन केस ऑफ एचयूएफ अनलिमिटेड, सिंगल एचयूएफ में अनलिमिटेड। ओके, दो एचयूएफ अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें लिमिट है 50 का, ठीक है, और सिर्फ मेजर को काउंट करेंगे, माइनर को नहीं। उसके बाद में माइनर की कैपेसिटी बच्चों, देखो पार्टनरशिप में माइनर बच्चों क्या नहीं बन सकता है? पार्टनर नहीं बन सकता विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। पार्टनर अगर बना भी तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एचयूएफ में। एचयूएफ में आप डायरेक्टली क्या बन सकते हो बच्चों? पार्टनर बन सकते हो। बोलो यस और नो। ये पीडीएफ मिल जाएगा? अरे बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, पीडीएफ तुम्हारा है, ठीक है, आ जाओ। मैनेजमेंट, मेहनत मेरी है, पीडीएफ तुम्हारा है। डेथ ऑफ मेंबर बच्चों, अगर पार्टनर का डेथ हुआ तो इट लीड टू डिसोल्यूशन, लेकिन डेथ ऑफ अगर मेंबर ऑफ को पार्टनर वगैरह कोई हो रहा है या करता भी हो रहा है, इट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ एचयूएफ। उसके बाद में बच्चों मैनेज द इंटरेस्ट। अच्छा सुनना 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 सुनना, यहाँ पे सारे पार्टनर पार्टनर कहने से इंटरेस्ट होते हैं मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्ता होता है जो मेन लीडिंग डिसीजन लेता है। वहीं पे शेयर का अगर मैं बात करूँ, ईच पार्टनर हैज अ डेफिनेट शेयर इन केस ऑफ बच्चों पार्टनरशिप, व्हेयरएज कहने से को पार्टनर का बच्चों कोई शेयर फिक्स होता है, नहीं होता है, यस और नो? हैज अ नहीं, ईच पार्टनर हैज अ डेफिनेट, यस। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन, पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, द रीजन इज वेरी क्वाइट सिंपल, ये कभी एग्जाम में आया नहीं है। सर जी ऐसे लिख सकते हैं क्या? इलॉबरेट करना पड़ेगा स्टेटमेंट में? ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ठीक है ना। आपको कहाँ पे सर? आपको एक हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है बच्चों मेरा, मतलब एसडीबी ज्ञान या अनअकैडमी सीए फाउंडेशन नाम से सर्च कर लेना, वहां पे आप ज्वाइन कर लो, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब आता है बच्चों व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पार्टनरशिप किस तरीके की होती है। तो पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों ड्यूरेशन भी हो सकती है, और पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस भी हो सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट अ विल, और पार्टनर या फिर मानो फिक्स पीरियड दिया होगा तो पार्टनरशिप एट अ फॉर अ फिक्स पीरियड। और बच्चों दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर एडवेंचर वेंचर के लिए किया गया, या फिर जनरल पार्टनरशिप जहां पर हम बोलते हैं जो भी करेंगे एक साथ में करेंगे, सारा क्या बोलते हैं ना, ये अपना लॉस और प्रॉफिट जो होगा दोनों में बांटेगा, बराबर। अब हम बात करते हैं बच्चों पार्टनरशिप एट विल। इसके अंदर कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं लिखा रहता है, एग्रीमेंट में बच्चों ड्यूरेशन से लेके बात नहीं की रहती है। कोई भी पार्टनर बच्चों एक नोटिस देके पूरी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, या नोटिस देके अपन खुद भी निकल सकता है, यस और नो? इफ द पार्टनरशिप अगर फिक्स पीरियड दिया होगा बच्चों, अगर वो फिक्स पीरियड के बाद में भी कंटिन्यू कर रही है, तो उसको भी पार्टनरशिप एट अ विल माना जाएगा। और डिसोल्यूशन कब होगा बच्चों? जैसे ही नोटिस दिया जाएगा राइटिंग में एक पार्टनर की तरफ से, सारे पार्टनर को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन आता है, कोई इंसान इस राइट को कर्टेल कर सकता है? आपको बोल सकता है कि भाई साहब तुम पार्टनर क्या बोल सकते हैं, एक इंसान नोटिस के थ्रू डिसॉल्व नहीं कर सकता। आंसर इज यस, दिस राइट कैन बी कर्टेल, लेकिन देन इट इज नॉट कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट अ विल। बच्चों ये सारे पॉइंट आप लोगों को लिखने पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स चाहिए। ये वाले पॉइंट बच्चे नहीं लिखते, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि दिस राइट कैन बी कर्टेल, बट इफ दिस राइट इज कर्टेल देन इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एट अ विल, राइट। उसके बाद में ओके दूसरा बात आ रहा है बच्चों पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड का मतलब क्या? द प्रोविजन इज एक्सप्रेसली मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कब तुम्हारा पार्टनरशिप, मतलब 2 साल की पार्टनरशिप, 10 साल की पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। इफ द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। जैसे ही बच्चों वो पीरियड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कहना इसे मेरी पार्टनरशिप खत्म होने में आ जाएगी। और नेक्स्ट पर्सन, इफ द पार्टनर अगर वो फिक्स पीरियड होने कंप्लीट होने के बाद में भी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे वाले केस में बच्चों दैट पार्टनरशिप इज बिकम पार्टनरशिप एट अ विल। आर यू गाइस क्लियर? सर फिक्स पीरियड के पार्टनरशिप पहले बंद कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। ये वाला पॉइंट भी एग्जाम में लिख लेना, जो कोई नहीं लिखेगा आपको लिख के आना है, ठीक है जी। उसके बाद में बच्चों पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप एंटर कर रहे हो फॉर स्पेसिफिक एडवेंचर, एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, स्पेसिफिक अंडरटेकिंग, बराबर। जैसे मैं बोलता हूँ सीएस लोग एक साथ में आते हैं किस काम के लिए? सिर्फ कंपनी से रिलेटेड काम, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम, उसके लिए एक साथ में आते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। अब मैं सीएस हूँ, मेरा एक सीए के साथ में टाइप है बच्चों, अकाउंटिंग वगैरह से लेते हैं, ऑडिट से लेके, लेकिन मेरा खुद का आइसक्रीम का भी बिजनेस है। अब मैं आइसक्रीम के बिजनेस के लिए थोड़ी ना उसको लाइबल करने वाला हूँ, यस और नो? सो जैसे ही हमारा पर्पस खत्म हो जाता है, कहने से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, आंसर इज यस। इफ ऑल द पार्टनर एग्री, तो ये क्या कर सकते हैं, पहले भी पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। दिस इज व्हाट अ पार्टनरशिप एट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों? जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पर हमने पार्टनरशिप बनाई है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन जनरल, सारे बिजनेस एक साथ में करेंगे।
जनरल पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, व्हाई? बिकॉज सुनना, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर क्या है, लाइबिलिटी आपकी एक एडवेंचर या एक अंडरटेकिंग तक ही होती है, लेकिन जनरल पार्टनरशिप में आपकी लाइबिलिटी हर बिजनेस के लिए होती है। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो। यस। उसके बाद में आता है बच्चों, क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में फिर से, व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड एंड स्टेट द कंटेंट देयर इन। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप जो होता है, अब जरूरी नहीं है पार्टनरशिप को रजिस्टर करना बराबर, लेकिन पार्टनरशिप बनता है एग्रीमेंट से। वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट एक्सप्रेस है तो वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटन है मतलब राइटिंग फॉर्मेट में होगा तो वो होती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में क्या रहता है बच्चों, द म्यूचुअल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर डिफाइन की होती है। इसके अलावा सर क्या क्या कंटेंट होता है, जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले सबके नाम लिख देना। नेम ऑफ द पार्टनरशिप, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर, देन द प्लेस जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ऑफ द फर्म, क्या बिजनेस कर रहे हो, उसके बाद में डेट ऑफ कमेंसमेंट। और मैंने क्लास में बच्चों एक्चुअली पार्टनरशिप खोल के पढ़ा के दिखाया था, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कितना कर रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैसे होगा, उसके बाद में बच्चों कोई कौन अपना इंटरेस्ट कैसे लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस का क्या बात है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हमारे कैसे हो जाएंगे, सैलरी कैसे रहेगा, कमीशन कैसे रहेगा, इन सारी, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर करना है तो कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड में। एंड हियर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, राइट। चलो बच्चों, आर यू गाइस क्लियर? अब व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड मस्ट नॉट कंटेन, पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी बच्चों जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अगेंस्ट में है, राइट। चलो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर, आपको एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर जहां पर आपको सारे पार्टनर के बारे में पूछना था। लेकिन जो केस स्टडीज आती है ना बच्चों, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट से आती है। और क्या केस स्टडी आती है, वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ में डील करूंगा। सर फर्म कंटेंट शैल बी टेबल का, व्हाट आर द कंटेंशन, अरे रे 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 क्या लिखा है, फर्म्स कंटेंशन शैल बी टेनेबल का मतलब क्या होता है। अच्छा, कि मानो अगर किसी ने केस फाइल किया फर्म के ऊपर और फर्म बोलती है मैं पे नहीं करने वाला हूँ, तो बोलते हैं फर्म का जो उद्देश्य है, जो फर्म जो बात कर रहा है वो वैलिड है या नहीं है, उसका मतलब वो होता है कंटेंशन ऑफ फर्म इज वैलिड और नॉट, सही है या नहीं है। अब हम फटाफट बात करते हैं बच्चों पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब बच्चों जो डे टू डे इन्वॉल्वमेंट में होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, पार्टनर का एग्रीमेंट होता है बच्चों। ये जब भी फर्म को छोड़ के जाएगा इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। आर यू गाइस? अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं देता है और ये छोड़ के चले जाता है, फिर भी बच्चों ये आने वाले एक्ट के लिए, मतलब उसके जाने के बाद में भी जो एक्ट किए जाएंगे उसके लिए वो लायबल रहेगा। यहाँ से आ चुका है केस स्टडी। कैसे केस स्टडी आया, आगे हम लोग सेक्शन 32 वगैरह पढ़ेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डॉर्मेंट पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर मतलब ये भी एग्रीमेंट से बनता है बच्चों, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्या करता है, ये प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस शेयर करता है, ये थर्ड पर्सन को भी लायबल रहता है, लेकिन ये जब जाता है इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। नॉमिनल पार्टनर जैसे मोदी जी बच्चों, मानो सतीश सर को अपना नाम दे दिए कि बोले तू नमो नमो बोलकर हम अपना बिजनेस शुरू कर। अब मोदी जी ने बच्चों क्या दिया, अपना नाम दिया, क्या एक्चुअली उनका कोई इंटरेस्ट है, देयर इज नो रियल इंटरेस्ट। अच्छा, क्या वो प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा मांग रहे हैं क्या, नहीं, वो प्रॉफिट में भी कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, वो बिजनेस में इंटरफेरेंस करेंगे क्या, नो, ही इज नॉट गोइंग टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। क्या वो थर्ड पर्सन के लिए लायबल रहेंगे, आंसर इज यस, ही इज गोइंग टू लायबल टू द थर्ड पर्सन, यस और नो। दिस इज नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। जैसे माइनर का एग्जांपल पकड़ लो, जिसको हमने इन्वॉल्व किया है सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, लॉस शेयर नहीं करना पड़ेगा। आर यू गाइस क्लियर, यस और नो। लेकिन ये भी इंसान थर्ड पर्सन के लिए लायबल होता है, क्योंकि आपको पता होगा इनकी जो शेयरिंग ऑन प्रॉफिट है ना, उसको हम लायबल कर सकते हैं, राइट। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लायबल होगी। इनकमिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर आ रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर, उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। ये पुराने एक्ट जो इसके आने के पहले के रहेंगे उसके लिए लायबल नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे बाय एग्रीमेंट ही कैन बी, ओके। उसके बाद में बच्चों आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनरशिप चल रही है वहां से अगर कोई पार्टनर निकल जा रहा है और बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। बच्चों जब भी एक पार्टनर छोड़ के जाए या दो पार्टनर छोड़ के जाए उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। लेकिन सारे पार्टनर बंद कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन दोनों में फर्क होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आगे देखेंगे, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लायबिलिटी, ये भी बच्चों पार्टनर छोड़ के गया तो पुराने कर्मों के लिए ये लायबल रहेगा, राइट। लेकिन अगर वो नोटिस नहीं देके जाता है तो वो जाने के बाद में भी लायबल रहेगा, यस सर। अब बच्चों पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यहाँ पर है ना क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से ध्यान देना। क्वेश्चन ये आया था, सचिन तेंदुलकर इज नॉट अ पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फर्म, कोई पर्टिकुलर फर्म में वो पार्टनर नहीं था, बट ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, एक तो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी को अलाउ कर रहा है, रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप टू सतीश बाहेती, मतलब मुझे बता रहा है कि मैं पार्टनर हूँ इस फलानी। देन हु ऑन द फेथ ऑफ द सच प्रेजेंटेशन गिव अ क्रेडिट टू फर्म चाहिए था बच्चों, मैंने ये ओरल बोल के नोट डाउन की सारी चीजें। तो सचिन तेंदुलकर लायबल होगा पार्टनरशिप के लिए
क्या एक्ट के लिए? आंसर इज यस। तो यहाँ पे सीधा बताना है, अगर कोई पार्टनर अलाउ कर रहा है हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, या फिर बाय कंडक्ट, मतलब उसके साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू रिप्रेजेंटेशन, कि वो पार्टनर बोल के बता रहा है, मतलब इधर ही एक्टिवली रिप्रेजेंट और ही टैसिटली अलाउ समवन टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन दैट फेथ, अगर कोई इंसान फर्म को क्रेडिट दे देता है, तो देन इन दैट केस जो पार्टनर जो होल्ड क्या कर रहा है वहां पे बोल रहा है आई एम पार्टनर ऑफ दिस फर्म, ओके, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी लायबल, यस और नो, ऑल्दो ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ओके, थोड़ी सी वॉइस बढ़ सकती है क्या? ऑफ कोर्स बढ़ सकती है यारो, ठीक है। तो दिस इज पार्टनर। उसके बाद में बच्चों वी आर डन विद द यूनिट नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को, सभी लोगों को यूनिट नंबर 1 सारे क्वेश्चन के साथ में समझ में आया। अब सेकंड आता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। बच्चों क्वेश्चन आता है, देखो आपका एक क्वेश्चन आपको आता है जो 8 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया था, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था बच्चों वो था व्हाट आर द लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन द राइट ऑफ द पार्टनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, मैंने काफी सारे राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बच्चों इसका समरी बना के रखा है कि अगर आपको राइट्स आते तो राइट हैंड साइड में मैंने सारी चीजें लिखी, लेफ्ट और ड्यूटीज आती तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी। तो मैं आपको एकदम ओरली बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। सबसे पहले पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बच्चों हर एक पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस में क्या करे, इंटरफेयर करे, बिजनेस का कंडक्ट को मैनेज करे, राइट। अगर किसी पार्टनर के इस राइट को तुमने कर्टेल किया तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट आपके अगेंस्ट में इंजंक्शन देगा कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, राइट। अगर मानो लेकिन उस पार्टनर की अधिकार को, राइट्स को बच्चों बाय एग्रीमेंट आपने रोक के रखा होगा तो दैट इज वैलिड। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ के आए हुए, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, तो ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। चलो, यस, फर्म लाइबल इंस्टेंटली होगी पहले और बाद में पीछे वो पार्टनर को पे ऑफ करना पड़ेगा, और फर्म नहीं देती तो वो पार्टनर लाइबल रहेगा, राइट। चलो, राइट टू बी, लेकिन एट द एंड दैट पार्टनर इज लाइबल। उसके बाद में राइट टू कंसल्टेड। बच्चों सुनना, अगर बिजनेस में डे टू डे कोई डिसीजन हो रहे हैं ऑर्डिनरी नेचर की, जनरल नेचर के, तो वहां पे मेजोरिटी पार्टनर का ओपिनियन लिया जाएगा। लेकिन चेंज ऑफ नेचर हो रहा है, किसी पार्टनर का आना, किसी पार्टनर का जाना, या फिर आपने जिस पर्पज से बिजनेस को शुरू किया था वो पर्पज नहीं करते हो, किसी और बिजनेस को चलाना, या फिर तुम्हारी पार्टनरशिप एक फिक्स ड्यूरेशन की थी लेकिन उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो बियॉन्ड अ फिक्स ड्यूरेशन, राइट। ऐसे वाले केस में बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, तो ऐसे वाले केस में बच्चों कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लगता है, ठीक है। उसके बाद में राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक पार्टनर को अधिकार है बच्चों कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, राइट, और वो सामने वाले उसकी इंस्पेक्शन ले सकता है। उसके बाद में वो सामने वाले को क्या कर सकता है बच्चों, उसकी कॉपी भी डिमांड कर सकता है। उसके बाद में आता है बच्चों राइट टू शेयर द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनना, जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर करने का उसका 100% अधिकार है, राइट। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सर अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो होना चाहिए, आंसर इज नीड नॉट टू बी। इन्होंने बोला है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होना चाहिए, अगर इक्वली नहीं हो रहा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए, कैपिटल के हिसाब रेशियो से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों वैसे तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप अपने कैपिटल जो डाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट लो, क्योंकि वो तो तुम पार्टनर बन रहे हो इसलिए डाल रहे हो ना। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में लिख देते हो या कस्टमरी प्रैक्टिस होगी तो आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हो। ऐसे केस में बच्चों आपको इंटरेस्ट तभी मिला जाएगा जब वो आपकी फर्म में क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में बच्चों इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर आपने कैपिटल के ऊपर से कोई पैसा दिया है तो वो लोन या एडवांस माना जाएगा, यस। ऐसे केस में आपका पूरा अधिकार है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लो। कितने रेट से लेना है बच्चों, 6% पर एनम के हिसाब से लेना है, 6% पर एनम के हिसाब से लेना है, और प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी आपको मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों टिल डिसोल्यूशन मिलेगा, जब तक आपकी फर्म डिसोल्यूशन होती है ना उस डेट तक मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो रहेगा वो बियॉन्ड डिसोल्यूशन, मतलब फर्म डिसॉल्व भी हो गई, टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट, जिस दिन एक्चुअली पेमेंट होगा ना उस डेट तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड एडवांस मिलेगा। अच्छा, आपके वजह से बच्चों अगर कुछ लॉस होता है विलफुल निग्लिजेंस के वजह से वगैरह, किसको, फर्म को, तो वो आपको क्या नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये था कि मानो आपने फर्म के बिहाफ में कोई एक्सपेंडिचर कर लिया है तो वो, या कोई लॉस आपको हुआ है फर्म की वजह से, तो वो आप क्या कर सकते हो, फर्म से रिइंबर्स करा सकते हो। उसके बाद में राइट टू प्रेजेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा बच्चों, सी प्रिवेंट एंड इंट्रोडक्शन, आपके पास अधिकार है कि आप नए पार्टनर को ला भी सकते हो, और कोई नया पार्टनर आ रहा है तो आप उसको रोक भी सकते हो। आर यू गाइस, जब तक पूरे पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी आप नए पार्टनर को अंदर ला नहीं सकते हो, सेक्शन 31 में पढ़ेंगे हम लोग। राइट टू रिटायर, बच्चों किसी का अधिकार है वो राइट टू रिटायर कर सकता है। सर कैसे करेगा, एक तो बच्चों एग्रीमेंट में लिखा है वैसे करेगा, यस और नो, या अभी तक कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर करेगा। अगर वैसे नहीं हो रहा है तो कहने से बच्चों कैसे करेगा, अगर पार्टनरशिप एट अ विल होगी तो बाय नोटिस देके वो करेगा, यस। पार्टनरशिप नॉट टू एक्सपेल, बच्चों हर किसी का अधिकार है, आप किसी भी पार्टनर को हकाल नहीं सकते हो, एक्सपेल नहीं कर सकते हो। लेकिन कब एक्सपेल कर सकते हो आप किसी भी पार्टनर को, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है पहली बात तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी बात मेजोरिटी पार्टनर मिलके उसको एक्सपेल करे,
और तीसरी बात इन्होंने क्या बोला है बच्चों, वो गुड फेथ में होना चाहिए एक्सपल्शन। सर गुड फेथ का मतलब क्या होता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, राइट। दूसरा, जिसको भी आप निकाल रहे हो उसको पहले नोटिस दो कि बता भाई तेरे को क्यों नहीं निकाला जाए, तूने ये सारे गलत काम किए। और तीसरी बात, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो, मतलब उसको सुन के लो, उसी के बाद में उसको निकालो। देखो बच्चों मैं आपको सारे प्रोविजन पढ़ा रहा हूँ, सारे प्रोविजन, राइट। राइट टू कैरी ऑन द कॉम्पिटेटिव बिजनेस। बच्चों अगर आप पार्टनरशिप छोड़ के भी जाते हो, क्या आपके पास अधिकार है कॉम्पिटेटिव बिजनेस कैरी करें? हाँ, लेकिन उसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप बच्चों फर्म का नाम यूज नहीं करो, आप फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करो, या आप किसी को रिप्रेजेंट ये मत करो कि मैं फर्म का आज भी पार्टनर हूँ। तो आप कॉम्पिटेटिव बिजनेस भी कर सकते हो, ओके, लेकिन ये राइट आपका बाय एग्रीमेंट रोक सकते हैं। उसके बाद राइट टू डिसॉल्व द फर्म। बच्चों अगर पार्टनरशिप विल होगी तो क्या बाय नोटिस आप डिसॉल्व करोगे, या फिर जो मेथड आपके एग्रीमेंट में दिया है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करोगे। दिस इज ऑल फॉर 8 मार्क गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। सर जी ये नोट्स, ये टेस्ट है गुड फेथ के, यस और नो? गुड फेथ के नहीं, गुड फेथ के कहाँ पे है? म्यूचुअल एजेंसी एंड आपका प्रॉफिट शेयरिंग, दैट इज द टेस्ट। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज द प्राइमा फेशिया बट नॉट कंक्लूजन, बट द कार्डिनल टेस्ट एंड द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। आर यू गाइस? जब ये दोनों होगी तो ही पार्टनरशिप होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद में आता है बच्चों नेक्स्ट ड्यूटीज। ड्यूटीज में देखो क्या क्या ड्यूटी है। सेक्शन 9 आपका बोलता है बच्चों 4 ड्यूटी कंपलसरी है, कंपलसरी है। क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करो, मतलब सबके बेनिफिट के काम करो, खुद की पर्सनल पर्पस से काम में मत करो। फेथफुल, एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को देना पड़ेगा अगर वो डिमांड कर रहा है। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट की आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट के एक्सप्लेनेशन के साथ में उसके आपको वाउचिंग देने पड़ेंगे। और बच्चों उसने क्या बोला है लास्ट में बच्चों, इंफॉर्मेशन। अगर बिजनेस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती होगी तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको सामने वाले को देना पड़ेगा। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो गाइस। यस। नेक्स्ट आता है बच्चों इंडेमनिटी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि अगर आपके वजह से फर्म को क्या होता है, सेक्शन 10 के अंदर पढ़ोगे हम लोग कि फ्रॉड, आपने कोई फ्रॉड किया फर्म के साथ में, बाहर से कोई चीज आप 20 रुपए में लाए, सामने वाले को बोला मैं 1000 kg का तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, तो बिल जो है वो 25 रुपए का बना के फर्म को दे, मतलब आप फर्म के साथ में फ्रॉड कर रहे हो। तो बच्चों ऐसे केस में आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, या आप थर्ड पर्सन के साथ में फ्रॉड कर रहे हो फर्म मिलके, तो ऐसे केस में भी आपको उसको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा। फर्म इज नॉट लायबल। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली, सेक्शन 12 सबसेक्शन बी बोलता है बच्चों आपने अपना काम पूरी शिद्दत से करना चाहिए। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली हो गया, ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। बच्चों आपको सॉरी, ओके, यस सतीश यू शुड बी। अब बच्चों एकदम आराम से ध्यान देना, क्या होता है रेम्यूनरेशन की अगर मैं बात करूं, बीइंग अ पार्टनर बराबर आप एक बिजनेस मेंटर हो गए हो, आप बोल रहे रेम्यूनरेशन चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए बोले, तो आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा या कस्टमरी प्रैक्टिस होगा तो आपको रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूटी किसको मिलेगा? एक्टिव पार्टनर को। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, अगर बच्चों सीधी सी बात है, लॉस अगर हो रहा है तो आपको उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यस और नो? ड्यूटी टू इंडेमनिफाई विलफुल निग्लिजेंस, अगर आपके वजह से फर्म को लॉस हो रहा है निग्लिजेंस की वजह से, और वो कौन सा निग्लिजेंस? नॉर्मल लैक, मतलब विलफुल आपने होके किया है, ऐसे केस में आपको फुल ये करना पड़ेगा, सामने वाले को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। यूज द फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव फॉर द फर्म पर्पस, अगर फर्म की प्रॉपर्टी तो फर्म के पर्पस के लिए यूज करो, पर्सनल पर्पस के लिए मत करो। और बच्चों अकाउंट फॉर अ पर्सनल, अगर तुमने पर्सनल प्रॉफिट कमाया है कॉम्पिटेटिव बिजनेस करके तो वो प्रॉफिट आपको फर्म को रिटर्न देना पड़ेगा। और ये छोटा सा पॉइंट जो दिख के नहीं आ रहा है वो यहाँ पे ये लिखा है कि आप अपना इंटरेस्ट किसी को भी असाइन नहीं करोगे जब तक सारे पार्टनर का बच्चों क्या नहीं ले लोगे, कंसेंट नहीं ले लोगे। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ बच्चों, एकदम बोलो यस और नो। यस, आई होप हम लोग सारे क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं। यस, अब ये जो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है ना, आई नीड नॉट टू बी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, मैं सीधा आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या पूछ रही है और हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं इंस्टीट्यूट के। ठीक है बच्चों, बोलो यस और नो। यस, अब हम लोग सीधा बढ़ रहे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन है देखो, इसको मेरे को ये बनाने का रह गया। व्हाट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मतलब क्या? तो पहली बात बोलना, पार्टनरशिप की एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इट इज व्हाट, it is joint property of all the partner is considered a partnership का property, because partnership is not a separate legal entity and therefore it cannot hold a property in his name. तो प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? जो बिजनेस के पर्पज से यूज की है। तो यहाँ पे 3 चीजें आती है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में, क्या बच्चों? सबसे पहले जैसे 3 पार्टनर है बच्चों, इन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटल लाया, तो दैट कैपिटल, सो द स्टॉक कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर इनटू फर्म एज अ कॉमन स्टॉक। दूसरी बात बच्चों, वो जब उन्होंने बिजनेस किया
तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा, बोलो हाँ है ना। जो प्रॉफिट हुआ बच्चों, उन्होंने उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया, मतलब क्या है बच्चों, उन्होंने एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की होगी। तो फॉर द पर्पज ऑफ असेट एक्वायर, अच्छा बिजनेस के लिए आपने एसेट किया, तो एक तो कैपिटल जो आपने स्टार्टिंग में लाया था वो चाहे आप कैश में लाओ चाहे आप काइंड में लाओ, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की, परचेस की, वो भी बच्चों पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी। तीसरी, जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस करते हो तो बच्चों क्या अर्न करते हो, आपकी गुडविल क्रिएट होती है, बराबर। तो उसको भी ये दिस थिंग थ्री थिंग्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक इजी है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर मानो कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है जिसको एक आधा पार्टनर एक्सक्लूसिवली यूज कर रहा है अपनी पर्सनल पर्पस के, तो क्या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी? या अगर मानो सतीश सर की प्रॉपर्टी वो पार्टनरशिप बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो कहने से वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की हो जाएगी या सतीश सर की रहेगी? तो यहाँ पे लिखा है when the property of a partner is used for the merely used for the purpose of business does not make it a property of business। आपकी प्रॉपर्टी आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। on the other way around, the property of a partnership if it is used for the personal purpose of the partner is not become a property of a that particular partner। तो क्या है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? बोले यस और नो। यस सर। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बच्चों ये सेक्शन 15 बोलता है जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो उसी के पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, आप अपनी पर्सनल पर्पस के लिए यूज मत करना। बट एग्रीमेंट बाय एग्रीमेंट यू कैन डू एनीथिंग। ओके, ये सारे एग्रीमेंट से चेंज किए। गुडविल क्या होता है? ये गुडविल मैंने आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ बच्चों। देखो गुडविल जो, अब देखो जैसे गुडविल भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो जब आपकी फर्म डिसॉल्व होती है, कहने से आपकी जो कंपनी पार्टनरशिप है वो अपनी गुडविल किसी और को सेल कर सकती है, आंसर इज यस। और वो सामने वाली फर्म आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि एक रीजनेबल टाइम तक और एक रीजनेबल एरिया के अंदर आप सेम नाम से बिजनेस मत करना। दैट इज वेरी वेल वैलिड। ओके बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द पर्सनल प्रॉफिट एंड द पार्टनर अंडर दी। अच्छा, अगर मानो पार्टनर कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी प्रोविजन डील करो, ऐसे आपके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था। यस, आपके साथ सब इजी लगता है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लियर, पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट जो सीक्रेट नेचर का है, बस कैसे? बाय द ट्रांजेक्शन। ये तीन वर्ड नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। कैसे? फर्म की ट्रांजेक्शन से कमाया है, या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज, मतलब मैंने प्रॉपर्टी थी फर्म की, मैंने वो किसी को रेंट पे दे दी बच्चों, तो वहां से कमाया है, या फर्म का नाम यूज करके कमाया है। तो जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया है, कहने से मुझे उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अकाउंट फॉर का मतलब बच्चों उसको रिटर्न करना पड़ेगा पार्टनरशिप को, फर्म को। यस, उसके बाद में सेकंड आता है बच्चों, अगर हमारा पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न है तो ऐसे वाले केस में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं बच्चों कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव बिजनेस मत करना। और फिर भी अगर आपने कॉम्पिटेटिव बिजनेस किया होगा तो वहां से जो प्रॉफिट आपने अर्न किया होगा कॉम्पिटिंग बिजनेस से, उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा बच्चों फर्म को, उसका भी प्रॉफिट आपको फर्म में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है, क्या पार्टनरशिप हमें नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए रोक सकते हैं? आंसर इज यस, पार्टनरशिप आपको नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए भी रोक सकते हैं। और वहां से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, सुनना, वो आपको फर्म को देना नहीं पड़ता है। सर मानो हम लोगों को रोका है कि नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस भी मत करना, अब मानो आपको तो दोनों चीज के लिए रुका है, ना ही कॉम्पिटिंग बिजनेस करना ना ही नॉन कॉम्पिटिंग करना, और फिर भी अगर आप बिजनेस करते हो, तो अगर बच्चों आपने कॉम्पिटिंग बिजनेस किया तो आपकी लायबिलिटी क्या होती है? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, एग्रीमेंट तोड़ा, तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा बच्चों डैमेजेस, प्लस आपको रिटर्न करना पड़ेगा बच्चों प्रॉफिट, राइट। और यहाँ पे बोला है अगर आप नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस करते हो तो फिर अगर आप, मतलब उन्होंने रोका है फिर भी आप करते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस। लेकिन आपको क्या नहीं देना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट जो अर्न किया है वो आप रिटर्न कर सकते हो। एकदम आराम से बोलो यस और नो। यस सर। एनीवन एनी प्रॉब्लम बच्चों? सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में बच्चों एक बात बोलिए यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप होती है उसके अंदर पार्टनर्स का कम्युनिटी इंटरेस्ट होता है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट नहीं होता है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये देखो फॉर एग्जांपल ये फोन जो है मैंने 4 लोगों ने मिलकर लिया, हम लोगों ने पार्टनरशिप के लिए, तो हर कोई बोलेगा भाई इस फोन पे मेरा भी अधिकार, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार। लेकिन कौन कितना अधिकार है, ये फर्म का क्या किसका है, ये फोन का, वो कोई नहीं बोलेगा। ये कब बोल सकते हो? जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को हम सेल आउट करेंगे, उसके बाद में जो पैसा आ रहा है ना, तब हम बोलेंगे इसके ऊपर मेरा अधिकार है। फंजिबिलिटी बोलकर एक कंसेप्ट होता है जो आप सी एंटर में पढ़ोगे। जैसे आपने बैंक में पैसा रखा, डिपॉजिट किया, बराबर, आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा है 2 लाख पड़ा हुआ है, आप बैंक में जाके ये नहीं बोल सकते तुम्हारे हाथ में जो 2 लाख रुपए वो मेरे हैं, वो नहीं बोल सकते। उसमें सारे बैंक होल्डर्स जो अपने बैंक अकाउंट होल्डर है उनका कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट नहीं होता है। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो। उसके बाद में आया बच्चों सेक्शन 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर द चेंजेस इन द फर्म। बच्चों सुनना, चेंजेस इन द फर्म 3 तरीके से होता है। आफ्टर द चेंजेस इन द फर्म का मतलब क्या होता है? देखो जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हुआ, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर हुआ, या डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर हो जाता है, या फिर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो,
फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस विच इज ओरिजिनली फॉर्म, जो पर्पस से बिजनेस शुरू किया था वो नहीं करते हो, भल कुछ कर रहे हो, तो ऐसे वाले केस में हम बोलेंगे आपकी पार्टनरशिप में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं। तो ऐसे केस में आपके जो राइट पुराने थे वो ही राइट सेम कंटिन्यू रहेगा आगे के लिए। इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड की थी, वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद में भी आप पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऐसा माना जाएगा जो राइट आपके पहले थे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, वही म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आगे भी कंटिन्यू होंगे। और तीसरा बोला है बच्चों where the additional work undertaking are carried out, आप पहले एक बिजनेस करते थे, आप वो बिजनेस तो कर रहे हो प्लस आप दूसरा भी बिजनेस में एंटर हो गया एडिशनल अंडरटेकिंग में, तो भी बोले उस एडिशनल अंडरटेकिंग में भी आपके वही राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे जो आपकी ओरिजिनल या इनिशियल बिजनेस में थे। आर यू गाइस क्लियर? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द थर्ड पार्टीज। ओके, यहाँ पर बच्चों काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, what do you mean by implied authority, section 18 बराबर, and what are the statutory restriction on the implied authority, ये एक क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या आया हुआ है आपके एग्जाम में, in the absence of uses and the custom of trade, मतलब कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है या कस्टम ट्रेड कुछ भी नहीं है, implied authority of partner does not empower to do him a certain act, मतलब कुछ काम उसको करना अलाउ ही नहीं है, तो वो काम क्या है सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में दिया, हम लोग पढ़ेंगे। एंड स्टेट विच आर द एक्ट बियॉन्ड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी, और आपको बताना है कौन से एक्ट बियॉन्ड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी, मैं अभी के अभी लर्न करा दूंगा, बड़े सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है सेक्शन 18, पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ द फर्म, सीधी सी बात है यार, यस और नो, पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ द फर्म एंड each partner is a principal of another partner, each partner is an agent of another partner, बोलो है ना, therefore each partner is liable for the act of another partner। यहाँ तक हो गया, ये आपका सेक्शन 18। सेक्शन 19 जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में बात करता है, ये क्या बोलता है, देखो बच्चों, हर एक काम मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बोल कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मेरी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के फर्म है, राइट। अब मेरा रेगुलर काम क्या है बच्चों, कंपनी को फॉर्मेशन करना, कंपनी को बंद करना, एनसीएलटी के केसेस देखना, ये मेरा रेगुलर काम है। तो मेरा अगर कोई पार्टनर होगा वो अगर इस काम से डील कर रहा है तो उसको अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी, बोलने की जरूरत नहीं है कि बेटा तू फॉर्मेशन का काम कर, तू क्लोज, बोलने का उसके पास वो अधिकार है, बीइंग अ पार्टनर, लिख के देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो वो कर नहीं सकता है। मेरा कंपनी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, मतलब प्रैक्टिस है, तो मैं पैसा लेना पैसा देना ये मेरा कोर बिजनेस नहीं है। आर यू गाइस? तो दिस इज व्हाट अंडर माय एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बट दिस इज नॉट अंडर माय एम्प्लॉयड अथॉरिटी। लेकिन बच्चों अगर आपका बिजनेस क्या होता है, फाइनेंशियल फर्म होती, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, तो क्या ना से लेंडिंग एंड बोरोविंग जो सीएस के फर्म में एम्प्लॉयड नहीं था वो इस फर्म में एम्प्लॉयड है, बोलो है ना। इसी का मतलब ये है क्या ना से इम्प्लॉयड अथॉरिटीज डिफर करती है फर्म टू फर्म से, राइट। सर पार्टनरशिप के सेक्शन के अलावा सब आता है, कितने मार्क्स करेंगे यार, प्रोविजन याद रखो, अब इस मूवमेंट पे तुम सेक्शन याद नहीं रखोगे, ठीक है ना, अभी प्रोविजन याद रखो, अगर सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी आप एग्जामिशन आराम से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक्ट बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, कौन सी ऐसी चीजें जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है, तो बच्चों चार डिस्प्यूट है, कितने डिस्प्यूट है, चार डिस्प्यूट है, दो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक बैंक अकाउंट है, ओके। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, कैसे चार डिस्प्यूट बच्चों, पहला डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म आर्बिट्रेशन, आपने कोई बिजनेस का डिस्प्यूट था जो आप आर्बिट्रेशन के पास लेके जा रहे हो विदाउट अ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, दिस इज नॉट योर अथॉरिटी, ओके। उसके बाद में बच्चों कॉम्प्रोमाइज लिंग्वेज अगेंस्ट द क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अब सुनना बच्चों, किसी से पैसा लेना लेकर आना था 1,00,000 रुपए, आपने बोला चल 1,00,000 नहीं तो 60,000 दे दे, ये बात करने का अधिकार आपका नहीं है जब तक आप सारे पार्टनर से कंसेंट नहीं लेते हो। दूसरा क्या है, एडमिट एनी लाइबिलिटी सूट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, अगर आपकी पार्टनरशिप के अगेंस्ट में कोई केस चालू है तो इट इज नॉट योर इम्प्लाइड अथॉरिटी कि तुम जाके उस चीज को मान लो, हाँ हमसे गलती हुआ है, दिस इज नॉट योर इम्प्लाइड अथॉरिटी, सारे पार्टनर मानने तो अलग बात है। तीसरा बात बच्चों, क्या ना इसे इंटर सुनना, विड्रॉ द सीट एंड द प्रोसीडिंग, अगर कोई केस पार्टनरशिप के नाम पे चल रहा होगा तो उसको विड्रॉ करने का आपका इंडिविजुअली का अधिकार नहीं है। तो ये सारे चार डिस्प्यूट हैं। क्या क्या था बच्चों, किसी के ऊपर, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में सबमिट करना, डिस्प्यूट को विड्रॉ करना, लाइबिलिटी को एडमिट करना, और किसी को बच्चे किसी का क्लेम अपने से आना था रिलिंग्विशमेंट, उसको छोड़ देना, ये नहीं है। और दो क्या था, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक सिंगल पार्टनर का अधिकार नहीं होता है। फर्म के बिहाफ में जाके अकाउंट खोल लेना फर्म के नाम का, दैट इज नॉट योर अथॉरिटी। और बच्चों लास्ट में एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बच्चों पार्टनरशिप, एक पार्टनर जाके किसी और के साथ में पार्टनरशिप करके आता है फर्म के बिहाफ में, दिस इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर ये कोई भी एक्ट हो रहा होगा तो ऐसे वाले केस में बच्चों सामने वाली पार्टी लायबल रहेंगी, हमारा पार्टनर इज नॉट लायबल, बिकॉज बियॉन्ड फर्म इज नॉट लायबल, दैट पार्टनर इज लायबल। आर यू गाइस क्लियर? यस। मोड ऑफ डूइंग एक्ट एंड द बाइंडिंग, अगर आपको फर्म को बाइंड करना है बच्चों, तीन बातें याद रखना,
वो काम बिजनेस का काम होना चाहिए, ऑर्डिनरी नेचर का होना चाहिए, उसको यूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में करना चाहिए, मतलब जिस तरीके से रेगुलर आप बिजनेस करते हो वैसे करना चाहिए, वो फर्म के नाम में करना चाहिए, मतलब दैट ट्रांजेक्शन शुड बी एंटर इन द नेम ऑफ द फर्म, नॉट इन योर पर्सनल नेम। एंड बच्चों वो इस इंटेंशन से होना चाहिए जो तुम फर्म को बाउंड कर रहे हो। उसके बाद में एग्जाम का और एक क्वेश्चन आया बच्चों, लिस्ट आउट द एक्ट विच आर कंसिडर फॉल विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। कुछ एक ऐसे बच्चों जो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आते हैं। अब वहां पे तुम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चेक कर लेना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैंने लिखा नहीं। सेल करना, परचेस करना, बोरो करना, वो लिस्ट दिया हुआ है, उसको आप एक बार रेफर कर लेना। सर जी डन, चलो बहुत टाइम बाद, यस जय, यस जय। अब बच्चों यहाँ पे देखना, एक्सटेंशन एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्टनरशिप लायबिलिटी। बच्चों इसके ऊपर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान देना, एकदम आराम से समझना लॉजिकली। ये देखो, एबीसी नाम के 3 पार्टनर थे बच्चों पार्टनरशिप के अंदर, राइट। एबीसी एंड कंपनी इनकी पार्टनरशिप थी। अब क्या होता है बच्चों, जो ए होता है ना, वो क्या करता है, ऑफिस का मतलब ए को अथॉरिटी है बच्चों ऑफिस का सेल परचेस करे फर्नीचर, बी को अथॉरिटी की वो अकाउंट मेंटेन करे, और सी को अथॉरिटी की वो लीगल प्रोसीडिंग देखे। लेकिन इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहां पे ए का क्या अथॉरिटी था, सेल परचेस, उसका अथॉरिटी निकाल दिया बच्चों, उसको दे दिया अकाउंट्स का अथॉरिटी। जो बी था वो अकाउंट चेक करता था, उसका अथॉरिटी निकाल दिया, उसको दे दिया सेल परचेस का अथॉरिटी। और जो सी था बच्चों वो सतीश सर जैसे था, तो उसको लीगल वाला अथॉरिटी उसके हाथ में रखने दिया। अब जो ए था, इसके पास सेल परचेस का अथॉरिटी था पहले, और बाद में उसको क्या दे दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब वो सेल परचेस का काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये आता है कि फिर भी अगर ए सेल परचेस करके आ जाता है प्रॉपर्टी, अब उसकी अथॉरिटी को हमने कम कर दिया, तो क्या उसके लिए फर्म लायबल रहेगी बच्चों? तो डिपेंड करता है क्या सामने वाले पार्टी को पता था कि सामने वाले पार्टनर की अथॉरिटी को कम किया है। इफ द पार्टी इज अवेयर कि सामने वाले पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो पार्टनर को सेल कर रहा है, ऐसे केस में वो पार्टी लायबल रहेगी, हमारी फर्म लायबल नहीं रहेगी। ठीक है, या सामने वाला इंसान हमारी पार्टनरशिप में कॉन्टेक्ट कर रहा है, वो उसको ये मानता भी नहीं है वो कि सामने वाला इंसान जिससे मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ वो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, देन अगेन फर्म इज नॉट लायबल। तो सुनना, सबसे अच्छा इन्होंने क्या बोला, एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। क्या पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बड़ा कम कर सकते हैं? बोले हाँ, इट इज पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। यस, एक्सटेंड हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन कैसे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। और जो एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन है ना बच्चों, ये थर्ड पार्टी के लिए भी इफेक्टिव है। कब? अगर वो थर्ड पार्टी को नॉलेज है कि इसको अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट की गई है और वो फिर भी कॉन्टेक्ट कर रहा है, दैट थर्ड पार्टी इज लायबल, फर्म इज नॉट लायबल। या फिर दैट थर्ड पार्टी डज नॉट नो ही इज डीलिंग विद द पार्टनर ऑफ द फर्म, और उसको विश्वास भी नहीं कि वो जिससे डील कर रहा है वो इंसान पार्टनर है, तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी लायबल है, वी आर नॉट लायबल। अच्छा, एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ओनली। ओके, उसके बाद में बच्चों सेक्शन आया 21 जो बात करता है पार्टनर अथॉरिटी इन द इमरजेंसी। अगर पार्टनर, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आपको याद रहना चाहिए, पार्टनर फर्म के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इमरजेंसी में कोई एक्शन ले लेता है जहां पे वो फर्म की लायबिलिटी को कम कर रहा है, ऐसे वाले केस में बच्चों पार्टनर को अधिकार है जो भी खर्चा उसने किया होगा वो उसको रिइंबर्स हो जाए। बहुत बढ़िया। सेक्शन 23, यहां से भी क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आता है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर एकादा पार्टनर, एडमिशन मतलब क्या बच्चों, वो एक्नॉलेज कर रहा है, अगर एकादा पार्टनर एक एक्नॉलेज कर रहा है तो सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे। सर कैसे? एकदम आराम से। यहाँ पे एक किस्सा आया था, एक्स एंड वाई 2 पार्टनर थे बच्चों। अब एक जो था वो गैरेज में बैठा हुआ था, सामने से एक लड़की आती, वो बोलती कि मुझे स्क्वायर पार्ट चाहिए गाड़ी का, वो स्क्वायर पार्ट निकाल के देता है। वो पूछती है कि ये स्क्वायर पार्ट हमारे बाइक में लग जाएगा, मेरे मॉडल को सेट हो जाएगा? बोले हाँ सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में बच्चों वो जाती है उस मॉडल को लगाती है, तो वो मतलब जो स्क्वायर पार्ट दिया दैट इज नॉट इफेक्टिव, मतलब वो काम नहीं करता है, उसकी मॉडल का नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या उसके लिए सिर्फ एक्स लायबल रहेगा या वाई भी लायबल रहेगा? आंसर इज बोथ इज लायबल, क्योंकि अगर एक एक्टिव पार्टनर एक्नॉलेजमेंट दे देता है तो बच्चों सारे पार्टनर उससे लायबल हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब एक्नॉलेजमेंट बाय वन पार्टनर इज एक्नॉलेजमेंट बाय ऑल द पार्टनर, एडमिशन बाय वन पार्टनर इज मींस एडमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स। यस, तो यहाँ पे an admission and the representation made by partner concerning affairs of the company is the evidence as against the firm and it is a made in the ordinary course of business। ठीक है, उसके बाद में ये वाला केस जो मैंने आपको डिस्कस किया था आपके एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया, व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू नोटिस ऑफ एक्टिव पार्टनर, ओके, ऑफ फर्म एज पर, मतलब जब भी आप क्या हो रहे हैं बच्चों, सुनना, किसी
एक पार्टनर को आपने कोई बात बता दिया, नोटिस में है, तो ऐसा माना जाएगा सारे पार्टनर को वो बात पता है। अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अभी मेरा शादी का इनविटेशन था बच्चों, मैंने मेरे अंकल के घर में इनविटेशन देना था, मैंने अंकल को दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे अंकल को भी मिल गया, मेरे आंटी को भी मिल गया और उनके बच्चों को भी मिल गया। यस और नो? लेकिन बच्चों सुनना, मेरे अंकल का छोटा लड़का है जिसका नाम है डिंगिया, अगर मैं डिंगिया को, ढोकलिया को क्या दे रहा हूँ, नोटिस दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंकल को नोटिस मिल गया। इसी का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, आपने उसको कुछ बात बता दिया, तो ऐसा माना जाएगा आपने पूरी फर्म को वो बात बता दी। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ। यहाँ से आता है बच्चों एक क्वेश्चन, देखो, थर्ड पार्टी रिलेटेड टू फर्म बिजनेस, ओके, फर्म के बिजनेस से कोई नोटिस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, एक्टिव पार्टनर को, तो इट इज डीम्ड दैट द नोटिस वाज गिवन टू फर्म एंड ऑल द पार्टनर। क्यों? बिकॉज रिलेशन कैसा है, म्यूचुअल एजेंसी। नोटिस टू एजेंट इज कंसिडर एज नोटिस टू प्रिंसिपल, राइट बच्चों? अब ये जो एक्टिव पार्टनर है, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हैबिचुअल होना चाहिए, मतलब एक्टिव पार्टनर होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर होना चाहिए। अब सुनना, जो भी नोटिस आप दे रहे हो वो एक्चुअल नोटिस होना चाहिए बच्चों, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं होना चाहिए। एक्चुअल नोटिस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्चुअल नोटिस मतलब सिर्फ यहाँ पे एक केस स्टडी आया था आपकी सिलेबस में, ए जो होता है बच्चों वो सेकंड हैंड कार परचेस करने जाता है, कार परचेस करने जाता है, क्योंकि सारे पार्टनर बी और सी और डी उसको बोलते हैं जा तू कार परचेस करके आ। अब कार में था बच्चों बेंड, कार में क्या था बच्चों, बेंड था, ठीक है। ये बात पता होने के बाद में भी बच्चों ए क्या किया, कार को लेके आया। अब बी और सी अगर ये बोलते हैं ना कि यार हमको नहीं पता था कार में बेंड है, हमको नहीं लेना, तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ए को पता था कार में बेंड है, ठीक है। नोटिस ऑफ वन पार्टनर इज कंसिडर नोटिस ऑफ ऑल द पार्टनर, लेकिन अगर फ्रॉड किया होगा ए ने जानबूझ के, तो इट इज नॉट कंसिडर द नोटिस ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर नॉन स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दे रहे हो, इट इज नॉट कंसिडर नोटिस टू ऑल द पार्टनर। यस, in case of the fraud, a notice given to the active partner or the sleeping partner does not seem to be notice to firm and all the partner। ये भी हमारा हो गया बच्चों। लाइबिलिटी टू थर्ड पर्सन, एकदम आराम से। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है, पार्टनर, बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया कभी, पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप में कुछ लॉस होता है तो कहने से सारे पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं। जैसे मानो ए बी सी इन्होंने 3 लाख रुपए लिए बच्चों, किससे, सतीश सर से, एसडीबी से, ठीक है। अब कल जाके क्या सतीश सर सिर्फ सी से पैसा मांग सकते हैं? हाँ मांग सकते हैं, सी के पास अधिकार है वो ए और बी से कवर कर ले। तो लाइबिलिटी फर्म मतलब तीनों लोग एक साथ में, तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, एक पार्टनर भी लाइबल रहेगा, बाकी वो कलेक्ट बाद में सबसे कर लेगा। उसके बाद में बच्चों सेकंड आया बच्चों सेक्शन 26। अब ये क्या बोलता है, एकदम आराम से ध्यान देना, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर फॉर वन, अगर कोई स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल यूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका, राइट, इसके वजह से अगर फर्म को कुछ लॉस हो जाता है, मतलब 10 रुपए की चीज 12 रुपए में लेके आ गया, ठीक है ना भाई, चलता है, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ निगोशिएशन स्किल, इंटेलिजेंस की वजह से वो महंगा लेके आया, तो क्या सारे पार्टनर बेयर करेंगे? आंसर इज यस, द एंटायर फर्म विल बी बेयर। बच्चों यहाँ से आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यहाँ से देखो क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ए बी सी बराबर, ये 3 पार्टनर थे, जो बी था बच्चों ये गया और स्टेशनरी परचेस करके लेके आ गया। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जो स्टेशनरी इसने बच्चों परचेस की थी, उसने वो पर्सनल यूज के लिए यूज की, मतलब फर्म के लिए यूज नहीं की, पर्सनल पर्पज से यूज की। अब ये बी के पास अथॉरिटी था बच्चों की वो स्टेशनरी वगैरह परचेस करके आए, राइट। तो क्वेश्चन आता है जिससे इसने स्टेशनरी परचेस की थी उसका नाम था डी, वो डी ने बच्चों डिमांड किया पैसा किसको, फर्म को, और फर्म उसको बोलती है सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू पे यू, द रीजन व्हाई, बिकॉज हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं किया। तो इसका और एक क्वेश्चन था यहाँ पे, what will be your answer, what will be your opinion if the half property used for the firm and half property used for personal purpose? तो दोनों भी केस में आंसर सिंपल रहेगा, that firm is going to be liable for the act of the partner। बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, सर सी से कवर कर सकते हैं बाद में, अगर सी का शेयर क्रेडिटर माफ कर दिया तो, नहीं नहीं सी से नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ ये वाले केस में बता रहा हूँ, बी को तो अथॉरिटी था, तो यहाँ पे सीधा बोल दिया इन लोगों ने, here the firm is liable for the any loss injury to the third party by the wrongful act of the partner, okay, that act should be done in the ordinary course of business और बच्चों with the authority of partner, और पार्टनर ने इसको अथोराइज भी किया था इस काम के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। बच्चों इसका मतलब देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, दो जगह पे होता है। आपका जो पार्टनर है, आपने बोला जा क्रेडिटर से पैसा लेके आ, वो क्रेडिटर से पैसा लिया और वहां से भग गया, बराबर 2-3 लाख रुपए थे हाथ में, भग गया, उसकी नीयत खराब हो गई, तो मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ बिफोर इट इज कम इनटू द कस्टडी ऑफ कोर्ट,
बिफोर इट इज कमिंग टू द कस्टडी ऑफ कोर्ट, या फिर आपकी वो प्रॉपर्टी फर्म में आती है, फिर दो पार्टनर लेके भाग जाते हैं, एक पार्टनर लेके भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द कस्टडी ऑफ कोर्ट, कस्टडी में आने के बाद में। इन द बोथ द केस बच्चों कौन लायबल, फर्म इज लायबल, बाकी के पार्टनर लायबल रहेंगे क्योंकि वो तो भाग गया लेके। तो ऐसा पार्टनरशिप रिसीव द मनी और द प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड देन मिसअप्लाइड, और दूसरा फर्म रिसीव, यहाँ पे बोला पार्टनर रिसीव, यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, फर्म को वो प्रॉपर्टी मिल गई थी, ओके, और उसके बाद में पार्टनर्स व्हाइल इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, उसको मिसअप्लाइड करता है, किसकी लायबिलिटी है, इन द बोथ द केसेस फर्म इज लायबल, ओके। इफ एनी पार्टनर इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिसीव द मनी इन द रिसिप्ट, अब अच्छा सुनना, यहाँ पे मैंने बोला अगर पार्टनर को अधिकार दिया गया था बाहर वाले से पैसा लेके आ जा, बराबर, और वो पैसा लेके आता है और वो मिसअप्लाइड कर देता है, फर्म लायबल। लेकिन बच्चों पार्टनर के पास अधिकार ही नहीं था पैसा लाने का, और ऐसे इंसान को तुम पैसा दे रहे हो जिसके पास अधिकार ही नहीं, देन इन दैट केस फर्म इज नॉट लायबल, ओके। चलो हाय सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने, स्टेट द मोड बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। क्वेश्चन आता है, क्या मानो सतीश आप चार लोग थे ए बी सी डी, क्या डी जो है वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, आंसर इज यस, कर सकता है। जस्ट लाइक अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ही कैन ट्रांसफर हिज ओन शेयर इनटू अनदर पर्सन। देखिए सेक्शन आगे बात करता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस समवन एल्स एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, कि आप किसी को भी पार्टनर नहीं बना सकते विदाउट कंसेंट, तो आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर तो कर रहे हो उसको, इसका मतलब आप उसको पार्टनर भी बना रहे हो क्या, आंसर इज नो। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, एकदम लॉजिकली देखना, अगर मानो ये पार्टनर है, ये अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है थर्ड पर्सन को, तो ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, बाय मॉर्गेज, बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज, बाय सेल वगैरह, सेल नहीं बाय इंटरेस्ट क्रिएट करके वो कर सकता है। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है बच्चों, इसको सारे पार्टनर जितने अधिकार नहीं मिलेंगे, इसको थोड़े थोड़े अधिकार मिलेंगे। क्या पहला अधिकार इसको ये मिला है कि बच्चों इसके पास अधिकार है शेयर, वो जो प्रॉफिट जो भी फर्म कमाएगी उसके अंदर इसको हिस्सा मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, इसको क्या अधिकार नहीं मिलता है बच्चों, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, जब तक पार्टनरशिप शुरू है ये इंसान प्रॉफिट तो ले सकता है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को इंटरफेयर चेक नहीं कर सकता है, बिजनेस में कंडक्ट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, या ही कोई भी बुक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब आपने उसको पार्टनर बनाया लेकिन सारे अधिकार नहीं दिए। जब आपकी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है ऐसे समय में, या पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो थर्ड पर्सन है बच्चों इसके पास वो भी अधिकार आ गए, क्या, टू रिसीव द प्रॉफिट एंड द शेयर इन द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप, और सेकंड वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर सकता है, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन जिस दिन हुआ उसके आगे के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, उसके पहले वाले बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक नहीं कर सकता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बच्चों सी वेरी सिंपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। जैसे मेरा ये वाला लेक्चर हो जाएगा, इसके आगे वाला लेक्चर हो जाएगा, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है आप इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे और इसको फटाफट रिवाइज कर लोगे, ठीक है जी। चलो उसके बाद में आता है बच्चों माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम आराम से, क्या माइनर को हम लोग पार्टनर बना सकते हैं जो 18 के नीचे है, तो बोले नहीं, यू कैन नॉट, लेकिन यस इट इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 30 विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर ओनली फॉर द प्रॉफिट पर्पस, सिंपल है सर, यस। दूसरा बच्चों माइनर का क्या अधिकार होगा, बीइंग अ पार्टनर उसका अधिकार क्या है बच्चों, वो प्रॉफिट तो लेगा राइट, लेकिन वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी बच्चों और बाकी के बुक्स को भी चेक कर सकता है बीइंग अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप, ओके। माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म बट नॉट पर्सनली लायबल। अच्छा उसका जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो लायबल होता है, वो पर्सनली लायबल नहीं होता है थर्ड पार्टी के लिए। उसके बाद में बच्चों क्या माइनर आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, आंसर इज नो। लेकिन हाँ जब वो पार्टनरशिप से बाहर निकल रहा है, आपके साथ में रिलेशन तोड़ के बाहर निकल रहा है, तब वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने नहीं दिए तो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर। अब देखो माइनर 18 के नीचे था, 18 प्लस हो गया, विद इन 6 मंथ बच्चों, उसको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द बीइंग अ मेजर और फ्रॉम द डेट जब उसके नॉलेज में आया कि मैं पार्टनर हूँ। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टनर होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है, जैसे उसको पता चला मैं पार्टनर हो गया हूँ बच्चों, उसके 6 मंथ के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। सर कैसे बताएगा, बाय गिविंग पब्लिक नोटिस, बाय गिविंग पब्लिक नोटिस, राइट, ठीक है सर। अगर सर वो फेल कर गया नोटिस देने के लिए तो ऐसा अज्यूम करा जाएगा कि वो ही विश टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, ओके सर। प्रूफ होता है उसके बाद में बच्चों, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का सीधा है, व्हेन ही बिकम अ पार्टनर, जब वो पार्टनर बन जाता है तो उसका क्या क्या अधिकार है बच्चों, क्या क्या अधिकार है, ऑफ कोर्स उसको हर एक प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, बोलो हाँ ना, यस। एसेट में हिस्सा मिलेगा, हाँ सर। लेकिन जब से वो पार्टनर बना, माइनर जब था तब से जो लाइबिलिटी आज तक आई है वो सारे चीजों के लिए लायबल है। तो बेटर ऑप्शन कभी भी आप पार्टनरशिप में
माइनर के बाद में मेजर बनते हो तो पार्टनरशिप में पार्टनर कंटिन्यू नहीं रहो, क्योंकि आप बचपन से लेके अभी तक लायबल होते हो। अब बोला व्हेन इज नॉट इलेक्ट टू बिकम पार्टनर, अगर आपको पार्टनर नहीं बनना होगा तो फिर आपका क्या अधिकार है? आप अपना बच्चों, आप किसी भी काम के लिए लायबल नहीं होगे अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस के पहले जो भी काम हुए उसके लिए आप लायबल नहीं हो, बराबर। आपको अपना प्रॉफिट के अंदर बच्चों हिस्सा मिल जाएगा, राइट। और अगर आपको बच्चों प्रॉफिट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना है और आपको पार्टनर्स ने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अलाउ नहीं किया, तो ऐसे केस में आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो। यस। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आया लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनरशिप कमिंग एंड गोइंग आउट। अच्छा पार्टनर्स, ये बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर कोई इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो उसके क्या राइट है, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसके क्या राइट है, जाएगा कैसे, एक तो रिटायरमेंट से, एक तो कैसे इंसॉल्वेंसी से, एक तो कैसे डेथ से, देयर आर द वेरियस मोड, या एक्सपल्शन से उसको निकाला गया है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम लोग डील करेंगे वन बाय वन। अब देखो मैं ना यहाँ पे सीधा सीधा समरी पे आ रहा हूँ। ए बी सी डी 4 पार्टनर थे बच्चों, राइट, जिसमें से जो एक पार्टनर था, मानो कोई भी पार्टनर एसडीबी, ठीक है, आपका नया पार्टनर बन रहा हूं मैं, क्या हो रहा है बच्चों, आपका नया पार्टनर बन रहा हूं, तो आप मुझे क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आई एम नॉट लाइबल फॉर द एक्ट डन बिफोर, जो भी काम पहले हुआ है उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूं, राइट। अगर सर आपको किसी को भी पार्टनर बनाना होगा तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही बना सकते हो, ए बी सी डी सबकी कंसेंट, एक भी पार्टनर चाहे तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तीसरा, मैंने बोला मैं पुराने एक्ट के लिए लाइबल रहूंगा क्या, आंसर इज नो, बट हाँ रह सकता हूँ, कब, जब मैं सारे पार्टनर्स के साथ में एग्री कर देता हूँ आई एम ऑल्सो लाइबल फॉर द ओन डेप्ट, तो आई एम लाइबल, ओके आई एम लाइबल, वहां पे मैं पुराने डेप्ट के लिए लाइबल रहूंगा। लेकिन बच्चों मेरे ऊपर थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकते, क्यों सर, बिकॉज ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसके साथ में, पार्टनरशिप पार्टनर्स के साथ में हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ में नहीं हुआ है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद में आ रहा है बच्चों कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है केस स्टडी आता है आपके एग्जाम में बच्चों, ये अभी यहाँ पे मैं केस स्टडी वो टाइप नहीं कर पाया तो मैं सीधा लिख दिया, पार्टनर रिटायर हो गया लेकिन बच्चों उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर एक केस स्टडी आपके यहाँ पे आया था सेक्शन 32 से लेके। गाइस कौन से चैप्टर करवा लिए हैं सर ने अब तक, अभी तक बेटा हमारा सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होने में आया है, इसके बाद में हमारा इमीडिएट दूसरा क्लास है जहाँ पे मैं एलएलपी खत्म करवाने वाला हूँ, और एलएलपी में सारे क्वेश्चन आंसर के साथ में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप देखो तो यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने पेस्ट किए हुए हैं इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो आप लोग इफ यू विश यू कैन कंटिन्यू विद अस, दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हमने पेस्ट किए हुए यहाँ पे, ठीक है सिमरन। अब बच्चों दूसरा, अगर कोई पार्टनर जा रहा है, तो ये मैंने सब कंसेप्ट लिखे लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बच्चों ए बी सी डी तीन लोगों की पार्टनरशिप थी, इसमें से क्या हुआ एक्ट डन, अब ये जो सी है ना बच्चों ये रिटायर हो रहा है, रिटायर कैसे होगा सर, एक तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होगा, या फिर एग्रीमेंट में जो मोड लिखा है वैसे होगा, या पार्टनरशिप एट अ विल होगी, तो बच्चों नोटिस देके वो अपना अपना रिटायर हो जाएगा, ठीक है, पूरी फर्म को भी कर सकता है लेकिन वो अकेला रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर एनी एक्ट डन बिफोर रिटायरमेंट, क्या इसके लिए वो लाइबल होता है, आंसर इज यस ही इज लाइबल बच्चों, एनी एक्ट डन बिफोर रिटायरमेंट उसके लिए वो लाइबल होता है। अच्छा उसकी एक्सेप्शन है, अगर बच्चों वो अदर पार्टनर के साथ में एग्रीमेंट कर लेता है दैट आई एम नॉट लाइबल इवन फॉर द ओल्ड एक्ट, तो बच्चों ऐसे केस में वो पुराने एक्ट के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन जो बाहर के क्रेडिटर है वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट बच्चों पार्टनर के साथ में, वो बाहर के क्रेडिटर के साथ में थोड़ी ना हुआ। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट कर लेता है बच्चों क्रेडिटर के साथ में भी कि आई एम नॉट लाइबल फॉर ओल्ड एक्ट, तो बच्चों क्रेडिटर की भी उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है, एकदम आराम से। अब देखो जब भी पार्टनर रिटायर होता है बच्चों, अगर वो एक्टिव पार्टनर होगा तो बच्चों उसको नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, बोलो हाँ या ना, यस। अगर मानो पार्टनर रिटायर तो हो गया लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो वो जो समय है ना जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है उसके बीच में जो भी काम होते हैं उसके लिए वो पार्टनर लाइबल रहेगा, आंसर इज यस, पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म, और अगेन इवन अ फर्म इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर, वो पार्टनर बाहर गया है पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, आज भी लोग मान रहे हैं वो तुम्हारी पार्टनर का पार्टनरशिप का हिस्सा है, अगर वो बाहर जाके कुछ कांड करता है तो ऐसे केस में तुम्हारी फर्म भी लाइबल है। तो सर पब्लिक नोटिस कौन दे सकता है, पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है, चाहे तो फर्म दे दे चाहे तो रिटायरिंग पार्टनर दे दे। आर यू फुल क्लियरेंस है, दोस्तों को भी सेंड करो सच्ची सर की बेस। उसके बाद में बच्चों सेकंड पार्टनर, पब्लिक नोटिस मैंडेटरी किसके लिए नहीं है, तो बोले जो स्लीपिंग पार्टनर है उसके लिए नहीं है, जो इंसॉल्वेंट हो चुका है उसके लिए नहीं है, जिसका डेथ हो चुका है बच्चों उसके लिए भी नहीं है। इन दिस थ्री केसेस पब्लिक नोटिस, इन दिस केसेस पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तो एक वॉलेंटरी एक्ट है और ये तो इवेंट है, किसी का इंश्योरेंस होना किसी का डेथ होना, ठीक है। चलो होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर से लेके केस स्टडी बनता है, केस स्टडी क्या था ये वाला, XYZ जो है बच्चों तीन पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म के अंदर,
उसके बीच में क्या होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स के और जेड के वाइफ के बीच में क्या हो जाता है बच्चों, झगड़े हो जाते हैं। कहाँ पे, एक लेडीज क्लब में। फिर ब्ला 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 वो कि भाई फिर क्या होता है, एक्स और वाई मिलके जेड को पार्टनरशिप में से बाहर निकालते हैं। तो बोलते हैं ये वैलिड है, ये एक्सपेल्शन वैलिड है। आंसर इज नो। अगर आपको किसी भी पार्टनर को एक्सपेल करना होगा तो 3 चीजें होनी जरूरी है। क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वहां पर होनी चाहिए एग्रीमेंट, बराबर। तो पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल बाय द फर्म बट इट कैन बी डन। कब, 3 बातें। सबसे पहले वहां पे क्या होना चाहिए, द पावर ऑफ एक्सपेल्शन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट में होना चाहिए। दूसरा चीज क्या बोला है, ये जो पावर है मेजोरिटी लोगों ने यूज करना चाहिए, किस लो आता है। और तीसरी बात क्या हो सकता है, जो एक्सपेल्शन है वो गुड फेथ में होना चाहिए। अच्छा मान लिया सर, गुड फेथ कब बोलेंगे, व्हेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड, जिसको भी आप निकाल रहे हो बच्चों उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई साहब तेरे को क्यों नहीं निकाला जाए बता, क्योंकि तूने इतने गलत गलत काम किए। और तीसरा बच्चों, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो और उसी के बाद में आप उसको निकालो, अदरवाइज एक्सपल्शन इज नॉट वैलिड। समझ में आया सर? सर प्लीज थोड़ा स्लो, ऊपर से चला जाता है लास्ट में थोड़ा सा वंशन, ठीक है। अरे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ कर आए हो, मैं मान के चल रहा हूँ। हमारा परसों एग्जाम है बच्चों और मैं सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर रहा हूँ आपके एग्जाम के। आर यू गाइस क्लियर? ठीक है, मैं स्लो करता हूँ। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। एकदम आराम से लॉजिकली सोचना, सारी बातें तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंट हो गए, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पार्टनरशिप। एकदम आराम से बोलो यस और नो। यस, इट इज एज गुड एज आप उस पार्टनरशिप से बाहर निकाल गए। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कैन नॉट कंटिन्यू टू बी पार्टनर, आप पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं रहे। सेकंड पॉइंट, he will cease to be a partner from the date of order of adjudication में। जिस दिन इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर आया उस दिन से तुम पार्टनर नहीं रहे। अच्छा सर, क्या उस दिन के लिए मैं पार्टनरशिप के एक्ट के लिए लायबल रहूंगा? आंसर इज नो। क्या पार्टनरशिप आपके एक्ट के लिए लायबल रहेंगे? आंसर इज नो। यस, द स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन। जैसे भी आपका ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन हो गया उसके बाद में लायबल पार्टनरशिप, ना ही आप पार्टनरशिप के लिए लायबल रहोगे, आगे लिखा है ना ही फर्म आपके लिए। इवन अ फर्म इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। इसमें पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी अगर हो रहा है अब पार्टनर रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट अगर चाहते हैं तो बाकी के पार्टनर पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर जी, पढ़ा हुआ है। एक्चुअली आज अकाउंट का पेपर ना इस वजह से स्पीड स्लो है। अच्छा, और डोंट वरी यार, जो हुआ देखो, अकाउंट का पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट था। तो मैं मानता हूँ पेपर जब भी डिफिकल्ट आता है ना तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं आता है, सबके लिए डिफिकल्ट आता है। तो विश्वास रखो, अगर पेपर सबके लिए डिफिकल्ट हुआ है तो ऐसे केस में पेपर जो चेक होता है थोड़ा सा लीनियंट होता है। अगर आपने ऑफ भी किया होगा, पेपर को टच भी किया होगा ना, मतलब कोई क्वेश्चन को, मतलब तुमने फाइनल अकाउंट क्वाइट डिफिकल्ट आज का, तो अगर आपने क्या किया है फाइनल अकाउंट के सारी जनरल एंट्रीज पास आपने पोस्टिंग भी करके रखी है, यू विल गेट अ मार्क, यू विल गेट अ मार्क। ओके, थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच होता है चेकिंग में। जब पेपर डिफिकल्ट होता है चेकिंग थोड़ी लीनियंट होती है, जब पेपर बहुत ही जाता है ना वो टेंशन वाला बात है, क्योंकि पेपर की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। चलो बच्चों, सेक्शन 35 यहाँ से भी आया बच्चों केस, यहाँ से भी आता है केस। क्या होता है सुनना, यहाँ पे केस क्या होता है, 3 पार्टनर ए बी सी। अब ए बी सी ने बच्चों फर्नीचर मंगाया, ये केस एग्जाम में आया, फर्नीचर मंगाया। अब उसमें से बच्चों ए मर गया और बी और से सर्वाइवल है, बी और सी सर्वाइवल है। ए का जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हायर्स को चल जाएगा। और ऑर्डर कब किया था फर्नीचर? मरने के पहले। फर्नीचर डिलीवर कब हुआ? मरने के बाद में। अब जो सप्लायर ऑफ फर्नीचर है, क्या वो बच्चों बी एंड सी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? आंसर इज यस, ही कैन रिकवर द प्रॉपर मनी फ्रॉम द सर्वाइविंग पार्टनर, बिकॉज जैसे ही आपका डेथ हो जाता है यू आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द डेट ऑफ द योर डेथ। अब क्वेश्चन आता है, सर ये काम तो आपने पहले किया था, मरने के पहले ऑर्डर दिया था, लेकिन डिलीवर कब हुआ, उसका एक्चुअल कब हुआ? बात करने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है, वो डिलीवरी भी होना चाहिए ना। डिलीवरी मेरे मरने के बाद में आई तो मेरा लीगल हायरर जो है वो उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन, अच्छा इसमें भी पब्लिक नोटिस देने के लिए जरूरत नहीं होती। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ, इज डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डेथ। ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद में सीटीसी क्लासेस में आओ सब, वहां सर बढ़िया पढ़ा रहे, बिल्कुल जी, जिसको जिधर जिधर जाना है एकदम उधर उधर भगो, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है बच्चों डिस्कशन द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर मानो कोई पार्टनर जा रहा है
बराबर जा रहा है, तो उसमें उसके पास क्या राइट्स है और क्या लाइबिलिटीज है। तो इसका आंसर बच्चों मैंने यहीं पे बना दिया है। सबसे पहले आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी कर सकते हो, हाँ आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे कि आपने फर्म का नाम यूज नहीं करना चाहिए, राइट। दूसरा बात उन्होंने क्या बोल दिया आप लोगों को कि आप फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करो, और आप खुद को ये रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि मैं इस फर्म को का पार्टनर हूँ बोल के। ऐसे केस में आप कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। बच्चों सुनना, अब ये तो मैंने सेक्शन 30 से आपको बताया, सेक्शन 37 क्या बोलता है, शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अगर मानो पार्टनर की डेथ हो गई, या पार्टनर डिसॉल्व कर मतलब रिटायर हो गया, तो वैसे केस में उसको उसका एसेट मिलना चाहिए, राइट, और उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा डिसाइड तो हुआ, लेकिन पार्टनर को मिला नहीं। वो प्रॉफिट आपने यूज की, उसका हिस्सा आपने यूज किया फर्दर बिजनेस के लिए, तो पार्टनर के पास अधिकार है वो आपसे 6% पर एनम के हिसाब से एक तो इंटरेस्ट ले, या फिर वो आपको ये भी बोल सकता है मेरे को पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है मेरे हिस्से से उसका मुझे पोर्शन चाहिए। तो दिस इज वैलिड, ओके। तो यहाँ पे दोनों भी बात मैंने आपको बता दी। आप फर्म का नाम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते, बराबर, और आप क्या खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे बच्चों दूसरा क्या था, ये हो गया, ओके। यहाँ पे देखो समरी चार्ट बनाया, रिटायरिंग पार्टनर है, कैरी कर सकता है कॉम्पिटिंग बिजनेस, फर्म का नाम यूज ना करे, खुद को रिप्रेजेंट नहीं करे हम पार्टनर, ना ही कस्टमर को सॉलिसिट करे, ओके। फर्म रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, बोलो हाँ या ना, तो फर्म उसके ऊपर बच्चों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि आप एक समय तक एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में बिजनेस मत करो, एंड दैट इज नॉट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। सेक्शन 37 का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो 6% पर, ये देखो एबीसी में से सी बच्चों छोड़ के गया, राइट, जैसे ही सी छोड़ के गया, अब इसके पास ऑप्शन क्या है, अपना अपना शेयर ले ले, खत्म करे। शेयर मतलब क्या, प्रॉफिट में हिस्सा और प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एसेट एक्वायर एंड द गुडविल में अपना हिस्सा, राइट। अब सेकंड चीज, फर्म के पास एक ऑप्शन है बच्चों, फर्म तो एक तो डिसॉल्व कर लेगी, या फर्म अगर कैरी ऑन कर रही है, ओके, उसको उसका शेयर का हिस्सा नहीं दिया, एक तो वो 6% पर एनम के हिसाब से हिस्सा ले लेगा, या फिर वो शेयर प्रॉफिट मांगेगा कि फर्म तुमने बिजनेस किया है मेरे पैसे से, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका मुझे हिस्सा दो, दैट इज वैलिड, ओके। अब लाइबिलिटी क्या होती है सर, आउटगोइंग पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे लाइबिलिटी फॉर एक्ट डन बिफोर द लिविंग द फर्म। आप फर्म छोड़ने के पहले जो भी काम थे उसके लिए आप लाइबल रहोगे। दूसरा, अगर बच्चों आपने क्या किया, फर्म छोड़ दिया है, उसके बाद में भी आपकी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, अगर आप क्या नहीं दे रहे हो, पब्लिक नोटिस नहीं दे रहे हो, बोलो हाँ है ना, यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बच्चों वी आर डन विद दिस कंसेप्ट, खत्म होने में आ गया चैप्टर। सेक्शन 37 बोलता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। बच्चों सुनना, सतीश सर ने एक पार्टनरशिप की लाइबिलिटी गारंटी दी थी, एबीसी लिमिटेड, बराबर, एबीसी पार्टनरशिप की मैंने गारंटी दी थी। अब इस पार्टनरशिप में बच्चों जैसे ही बी निकल गया, या मानो डी ऐड हुआ, बी निकल गया या डी ऐड हुआ, तो ऐसे वाले केस में जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ मेरी गारंटी खत्म हो जाती है, रिवोक हो जाती है, यस। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके पहले बच्चों हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कर लेते हैं, बिकॉज वहां से देखो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बच्चों आपको है ना ये 2 पेज वाला जो आंसर है शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले व्हेन रजिस्ट्रेशन पॉसिबल, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बच्चों, एनी टाइम, ओके, पार्टनरशिप शुरू करने के पहले भी या बाद में बंद करने। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो बच्चों आपके ऊपर बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ जाएगी, और उस डिसेबिलिटी के चलते आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद में हाउ, कैसे आप कर सकते हो बच्चों पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन, तो बोले सिंपल सी बात है, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है बच्चों, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जो कौन साइन करेंगे, सारे पार्टनर साइन करेंगे, या उनका एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा। देखो इट इज साइन एंड वेरीफाइड, किससे, बाय ऑल द पार्टनर और बाय एजेंट विच इज स्पेसिफिकली एथोराइज। अच्छा कौन से डॉक्यूमेंट देना है, फर्म का नाम, प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेम ऑफ द पार्टनर्स, बराबर, डेट ऑफ द डेट व्हेन द पार्टनरशिप ज्वाइन, नेम ऑफ द फुल परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, बराबर, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर और नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। अब जो क्या होता है बच्चों, जो आपने डॉक्यूमेंट दे दिए उसके बेस पे रजिस्ट्रार क्या करेगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा और आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। लेकिन सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि आपके नाम में ना क्राउन, एम्पायर, इम्प्रेस, इंपेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये नाम नहीं होने चाहिए, ये डाल दिया है, ठीक है। सेकंड, सर हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर कब से होगी, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला या जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बोले जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस दिन से ही आपकी पार्टनरशिप इफेक्टिव हो गई, ठीक है। अब लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेनल्टी,
उसके लिए एक्स्ट्रा पेनल्टी लगी। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, अगर आप फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। बड़ी सिंपल सी बात, फर्म पार्टनर कैन नॉट सू इन द सिविल कोर्ट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। आप किसी थर्ड पर्सन से आपका पैसा आने का बाकी है तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। दूसरा, नो रिलीफ फॉर द पार्टनर सेट ऑफ। बच्चों मानो थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, हाँ थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, लिखा है एग्रीड थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट यू। लेकिन अब मानो वो पार्टी बोल रही है कि मुझे सतीश भाईती से 1 लाख रुपए लेना है, मैं बोलूंगा मुझे भी उससे 50,000 रुपए लेना है, तो सेट ऑफ हो जाना चाहिए ना कि भाई 1 लाख मुझे देना है, 50,000 मुझे लेना है, तो मैं सिर्फ 50,000 दूंगा। बोले इनकेस अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है तो आप सेट ऑफ ले नहीं सकते हो। अगर आपको सेट ऑफ लेना है तो 100 रुपए के नीचे का सेट ऑफ ले सकते हो, उससे बड़ा सेट ऑफ नहीं ले सकते हो। सर फिर से एक बात बता दीजिए, देखो अगर पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है तो क्या आप, अच्छा प्रोसीजर से बता दूं इन शॉर्ट। देखो सबसे पहले क्या बोल दिया है, वेन कभी भी पार्टनरशिप का तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बिजनेस के शुरू होने के पहले, आप बिजनेस के बाद में भी कर सकते हो। दूसरा, कैसे करोगे सर रजिस्ट्रेशन? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट जो रहेगा उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या क्या, आपकी फर्म का नाम, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन पार्टनर है, उनके एड्रेस डिटेल्स बराबर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, काइंड ऑफ पार्टनरशिप, साइन करे जाएंगे सारे पार्टनर या उनके एजेंट के थ्रू। फिर बच्चों आपका जो नाम रहेगा उसके नाम में कुछ कीवर्ड्स जो है दिए हुए वो नहीं होने चाहिए बराबर। और सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन बच्चों अगर आपका नाम चेंज, कुछ भी प्लेसेस वगैरह चेंज होता है तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी रजिस्टर ऑफ फर्म को बताना, आरओएफ को बताना पड़ेगा। जैसे आपका फर्म रजिस्टर क्या हो जाता है बच्चों, व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होता है? जिस दिन आपको आपने एप्लीकेशन दिया उस दिन, या जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उस दिन ही। यस। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। आप कभी भी किसी पार्टनर के प्रति भी या थर्ड पार्टी के प्रति भी केस फाइल नहीं कर सकते हो, सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, सामने वाले पार्टनर ने बोला, आप मानो थर्ड पार्टी तो आपके ऊपर सूट फाइल कर सकती है, उसने बोला आपसे 1 लाख रुपए लेना बाकी है पार्टनरशिप से, और आप बोलोगे अरे मेरे को भी उससे 30,000 लेना बाकी है, मतलब एक्चुअली आपने कितना देना है सेट ऑफ करके 70,000, बोले आप नहीं कर सकते हो, यू डोंट हैव राइट टू सेट ऑफ, नो रिलीफ ऑफ पार्टनर्स टू सेट ऑफ द क्लेम। तीसरा, एग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर। तो जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शन दे के रखिए, जहां पे नॉन रजिस्ट्रेशन फर्म डज नॉट अफेक्ट द राइट, मतलब उसके पास फिर भी राइट है अगर आप नॉन रजिस्टर हो। क्या क्या है? राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू सू द फर्म, थर्ड पार्टी आपके ऊपर सूट फाइल कर सकती है। राइट ऑफ द पार्टनर टू सू द डिसोल्यूशन, आप फर्म को बंद करने के लिए कर सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए। पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर, अच्छा सुनना, कोर्ट अगर आपके ऑर्डर को बंद कर, आपकी फर्म को बंद कर रहा है, तो अगर ऑफिशियल असाइनी वगैरह वो बना रहा है बराबर, आपकी पार्टनरशिप इंस्टॉलमेंट वगैरह हो गई, तो उनके पास पूरा अधिकार है। एंड राइट टू शू क्लेम सेट ऑफ, सेट ऑफ कर सकते हो 100 रुपए के नीचे का, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, डन। सो हियर वी आर डन विद द पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आर यू गाइस हैप्पी? आर यू गाइस हैप्पी गाइस? हम लोगों ने पूरा का पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया बच्चों, विथ ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन, विथ ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों एक पार्टनर निकल के जा रहा है, इट्स अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दो पार्टनर निकल के जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। न्यू पार्टनर आ रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। बट सारे के सारे पार्टनर्स एक साथ में रिलेशन को खत्म कर रहे हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यस। अब यहाँ पर बच्चों इन्होंने बोला है डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, so a partnership between all partners of the firm dissolve, or dissolution of firm, dissolution of partnership, it refer to change in the relationship of the partners। उसके बाद में बच्चों स्कोप क्या है, the necessary dissolution of firm is a dissolution of partnership itself, but the dissolution of partnership is not a dissolution of firm। वाइंडिंग अप बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में वाइंडिंग अप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं वाइंडिंग अप हो जाए, राइट, सारी एसेट वगैरह सेल करना ये जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो सकती है, लेकिन इधर जरूरी नहीं है, बाय नॉट बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आप अपनी इच्छा से जा सकते हो और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। स्टेटस ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनरशिप, बच्चों यहाँ पर कोई ओल्ड और न्यू पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, देयर इज नो न्यू पार्टनरशिप। लेकिन बच्चों यहाँ पर ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हुई है और न्यू पार्टनरशिप आई है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस, बिजनेस बच्चों यहाँ पे डिसकंटिन्यू होता है, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू होता है सेम फर्म के नाम के अंदर। अकाउंट प्रिपेयर, यहाँ पे बच्चों जो भी अकाउंट प्रिपेयर है वो रियलाइज करने पड़ते हैं, यहाँ पे अकाउंट रियलाइजेशन नहीं होता है, रिवैल्यूएशन होता है, दैट्स इट। हियर वी आर डन विद बच्चों। अब दो क्वेश्चन और बाकी आपके इंस्टीट्यूट के पार्टनरशिप एक्ट से आए हुए थे। तो व्हाट आर द मोड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, दो तरीके से कर सकते हैं, विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट।
विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट आप पार्टनरशिप को कैसे बंद कर सकते हो? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। आप डिसाइड कर लो कि हमें फर्म को बंद करना है, कोर्ट के पास चल जाओ, एग्रीमेंट करके आप वो आपको डिसॉल्व कर देंगे। दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन। बच्चों सुनना, क्या हो जाता है, तुम्हारे सारे पार्टनर एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या तुम जो बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो बच्चों कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी। हमने पार्टनरशिप एक बिजनेस के लिए खोला था, वो बिजनेस खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। एक फिक्स पीरियड के लिए खोला था, वो पीरियड खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गया। डेथ ऑफ द पार्टनर हो गया, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये सारे केस में हम बोलेंगे पार्टनरशिप कंपल्स हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसी। ओके, नोटिस ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप एट अ विल होगी तो एक पार्टनर नोटिस देके बच्चों पूरी पार्टनरशिप को बंद कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एकदम आराम से बोलो यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब डिसॉल्व करेगा? एकदम सिंपल है, हल्के में लो, चैप्टर खत्म हो गया। इंसैनिटी, अगर पार्टनर क्या हो गए बच्चों, पागल हो गए, तो वो केस में कोर्ट डिसॉल्व कर देगा। सेकंड परमानेंट इनकैपेसिटी। अगर पार्टनर क्या हो गए बच्चों, परमानेंटली इनकैपेबल हो गए, मतलब कैसे, मानो पैरालाइज हो जाना, ब्लाइंड हो जाना, दे आर नॉट कैपेबल टू डू वर्क, बराबर, या उनको हॉस्पिटलाइज किया, बोले आप काम नहीं कर सकते, या उसको पागल हो जाना, इनसेन हो जाना, वो सारी चीज परमानेंट इनकैपेबिलिटी। मिसकंडक्ट, बच्चों ये मिसकंडक्ट मतलब बिजनेस का मिसकंडक्ट नहीं है। मानो तुम्हारी पार्टनरशिप चल रही है, जैसे लालू प्रसाद नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, मानो विजय माल्या तुम्हारी पार्टनरशिप का बच्चों पार्टनर है, राइट। अब विजय माल्या एक ट्रेन में छोड़ो, एरोप्लेन में बैठ गया, बराबर, विदाउट टिकट, उसका मिसकंडक्ट है। जरूरी नहीं मिसकंडक्ट बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, लिखा हुआ है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मिसकंडक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट। तो ये मिसकंडक्ट भी क्या मैं बोल सकता हूँ सर, ये एंड ऑफ पार्टनर, ये इट अमाउंटेड टू बी मिसकंडक्ट, जहाँ पे कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है, बोले हाँ तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जो तुम्हारे बिजनेस से नहीं है लेकिन इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, इवन देन इन दैट केस। उसके बाद में परसिस्टेंट ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, एकदम आराम से, कोई अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है पार्टनरशिप के बीच में, तो बच्चों कोई इंसान उस एग्रीमेंट को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, पार्टनर उस एग्रीमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, और एक बार नहीं तोड़ रहा है, बार बार उसको वार्निंग देने के बाद भी तोड़ रहा है, तो ऐसे वाले केस में भी बच्चों आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप को बंद करवा सकते हो। यस सर। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्या बोल दिया यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को पूरा ट्रांसफर कर देता है, जो कि अलाउ नहीं है, फिर ऐसे केस में पार्टनरशिप का पर्पज ही क्या रह गया, वो लोग तो हमारे साथ में रहे नहीं। परपेचुअल लॉस, आपकी पार्टनरशिप खोली लेकिन वो सिर्फ लॉस 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 में ही है, तो ऐसे वाले केस में भी आपकी पार्टनरशिप बंद हो सकती है। जस्ट एंड इक्विटेबल, जहां पे डेडलॉक इन मैनेजमेंट, किसी पार्टनर की किसी के साथ में नहीं चलती, बराबर, वेयर द पार्टनर आर नॉट इन द टॉकिंग टर्म्स, दे आर नॉट, कोई किसी की सुनता नहीं है, लॉस ऑफ सबसिस्टम एंड द गैमलिंग पार्टनर, ये सारी चीजें बच्चों, गैमलिंग हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में वगैरह, तो ये सारे केस में हम बोलेंगे आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। हियर गाइस वी आर डन विद द एंटायर पार्टनरशिप एक्ट विद ऑल द क्वेश्चन। अब बच्चों सुनना, एक बार मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को फीडबैक रिव्यू करा देता हूँ, और हम लोग बच्चों 11 बजे मिल रहे हैं पार्टनर कहाँ पर, हमारी प्लस क्लास में, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एलएलपी भी खत्म करा दूंगा। फिर हम लोग कल कम इसी तरीके से सेम वे, मतलब हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग कंपनी, हे भगवान क्या हुआ रे, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया था बच्चों, आपको क्वेश्चन आया था डिफाइन द पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। दूसरा क्वेश्चन हु कैन बिकम अ पार्टनर, पार्टनरशिप राइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द स्टेटस, ठीक है, उसमें बच्चों सेक्शन को रेफर करना। म्यूचुअल एजेंसी से लेकर बच्चों 3 क्वेश्चन आ चुके हैं सर जी, प्लीज यही नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, अगला वाला क्लास। उसके बाद में दूसरा बात, डिफरेंशिएशन बिटवीन द पार्टनरशिप एंड कंपनी आपके एग्जाम में आ सकता है, गारंटी देखना, मैं जितना आपको बोल रहा हूँ ना, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। डिफरेंशिएशन बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द को-ओनरशिप, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आ सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप एंड एचओएफ के बीच में भी आ सकता है डिफरेंशिएशन। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट कहाँ से आ सकता है, ये आ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद में बच्चों कहना है व्हाट इज द पार्टनरशिप डिड एंड एक्सप्लेन द कंटेंट देयरइन, बराबर, ये आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, जितने भी थे पॉसिबल केस लॉज, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। यकीन मानो, मैंने ये देखो, सचिन तेंदुलकर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का भी केस लॉ आ सकता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आ सकता है जनरल ड्यूटीज एंड राइट्स, तो वो सारा चीज मैंने बच्चों यहाँ पे कवर करके रख दिया एक सिंगल स्लाइड के अंदर, ठीक है। दिस स्लाइड इज एवरीथिंग। ये तो चीटिंग है सर, ये काहे चीटिंग है सर, प्लस में नहीं है, ठीक है, प्लस में मतलब, अरे प्लस में नहीं मतलब स्पेशल क्लास में, आई मीन टू से प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बच्चों क्या, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है,
डिस्कस द पर्सनल प्रॉफिट जो पार्टनर अर्न करता है, बराबर। उसके बाद में बच्चों अनदर क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम यहाँ से इम्प्लाइड अथॉरिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, केस स्टडी बन सकती है। इसके अलावा गाइज यू विल बी गेटिंग अनदर क्वेश्चन कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या आता है, जिसको मैंने बोला तो मॉड्यूल रेफर करो। अनदर क्वेश्चन यू माइट गेट एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टनर। उसके बाद में लिंक आप मेरी प्रोफाइल में आ जाओ, आपको मिलेगा इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ऐसा माना जाएगा सारी पार्टनर ने एडमिट किया है उन सारी चीजों को, राइट। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर थे वो सारे की सारी चीजें मैंने आप लोगों की कवर करवा दी है। तो चलो यारो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। यस बच्चों, चलो मिलते हैं डॉट 11 बजे मिलते हैं। सतीश भाई थी सर्च करो। और सुनना, इसके लिए अगर आपको नोट चाहिए तो मैं आपको वहां पर अवेलेबल करवा देता हूँ अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में। लिंक दे दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। डन बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। यस, कौन सी प्रोफाइल? अनअकैडमी की प्रोफाइल, ठीक है। और चलो ये रणवीर जी भग गए या नहीं भगे अभी तक? आई होप गाइस इट इज जस्टिफाइबल। हमारा बहुत अच्छे लेवल पे क्या हुआ है, रिवीजन हुआ है। कल भी मैं आपको सारी मतलब पूरी पार्टनरशिप के क्वेश्चन, मतलब पार्टनरशिप नहीं, सारे बिजनेस लॉ के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन केस लॉज आए सारे के सारे करवाने वाला हूँ बच्चों, सारे के सारे। एश्योर मी 60 मार्क में से 1 मार्क भी जो मैंने पढ़ा है ना उसके बाहर का नहीं होगा। आई मीन इट गाइस, आई मीन इट। चलो बाय बाय, टेक केयर। वहां पे दे देता हूँ मैं ग्रुप का लिंक 11 बजे। यस बाय। और रणवीर जी आप तो जाओ ना सिटी से, पे आप जा रहे थे ना, आपने सब लोगों को वहां पे जाने के लिए बोला है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो बाय गाइस।